मैं भी चाहता हूँ कि जितना आप मेरा ध्यान रखते हो उतना अपना भी ध्यान रखो पढ़ाई के लिए, है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है 2 साल बाद जो है जितने पढ़ रहे हैं सभी कहीं ना कहीं NIT और IIT में जाएं, ठीक है, मैं यही चाहता हूँ। और जिस दिन हम लोग मिलें तो हम लोग की आंखों में एक चमक हो, मेरे आंखों में ये चमक हो कि ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, आपकी आंखों में ये चमक हो कि सर आपके पढ़ाने से, मतलब ऑब्वियसली मेरे पढ़ाने से तो कोई केवल सेलेक्ट नहीं होगा, आप अपने टैलेंट से सेलेक्ट होगे। अच्छा MIT भी जाना चाहते हो, अरे सही है, अरमान बहुत ऊंचे हैं ऋतिक भाई। इतना दावा जरूर करता हूँ कि अगर आप लोग मेहनत करते हो मेरे साथ तो मैं आप लोग को IIT जरूर पहुंचा दूंगा। मतलब मैं क्या पहुंचाऊंगा, आप खुद जाओगे। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी को। हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर सीखा था और एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने 2 लॉ सीखा था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो आपको वेक्टर रिजल्टेंट देता था, और उसी में हमने सीखा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके ढेर सारे क्वेश्चंस भी किया था हम लोगों ने, जिसमें ये था अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कि हमें जो रिजल्टेंट है उसका हमें मॉड वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, वो मॉड वैल्यू मिल जाती है अगर हमें इंडिविजुअल वेक्टर्स का मॉड दिया हो और उनके बीच का एंगल दिया हो। एंगल लिखने का भी तरीका बताया था कि या तो 2 टेल कोइंसाइड करें या 2 हेड कोइंसाइड करें तो एंगल थीटा होगा, लेकिन किसी वेक्टर का टेल और किसी वेक्टर का हेड कोइंसाइड करता है तो क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ, पाई माइनस थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमारे पास नेक्स्ट है अपना मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ऑपरेशन में हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, और पहला अपना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, इसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं और वो है अपना क्या, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर फ्री। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, देखिएगा, इफ वेक्टर ए एंड बी 2 वेक्टर्स, ठीक है, और बेसिकली ये वेक्टर सेम प्लेन में होने चाहिए, ठीक है, तो बी 2 वेक्टर्स, देन आप डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हो, ऐसे लिखते हो ए, बीच में ऐसे डॉट लगाते हो बी, और इसे आप बोलते हो मॉड ए मॉड बी। इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, ये फॉर्मूला है अपना डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए डॉट बी कॉस थीटा, अब इसमें थीटा क्या है सभी बच्चों को पता है, थीटा इज बेसिकली आवर व्हाट, एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। कोई भी हमारे पास जो 2 वेक्टर हैं उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। मतलब मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा रहा होगा और एक वेक्टर अपने पास ये रहा होगा, एक वेक्टर इसमें ए बोला जा रहा है और दूसरा वेक्टर बी बोला जा रहा है, दोनों के टेल और टेल कोइंसाइड कर रहे हैं तो इनके बीच का एंगल थीटा है, यही एंगल ऑफ वेक्टर भी बोला जाएगा, ठीक है। तो ए डॉट बी अपने पास हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डॉट प्रोडक्ट, पहले तो ये जान लो, ठीक है। अभी ये क्या बताना चाहता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यहां पर आ गए, ठीक है। अब आप देखो कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर। अभी देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखेंगे, लेकिन अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, है ना। तो अगर यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो बताओ आप लोग क्या होगा। याद है स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर अपने पास क्या थे, ये x था, ये y था, और प्लेन के, ब्लैक बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर z था। इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना था, i कैप, इसके लॉन्ग j कैप, और ये अपना k कैप, याद करो। तो अगर हम म्यूचुअली जो है परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है इनके बीच का एंगल है अपना कितना, बताइए, 90 डिग्री। तो i डॉट i क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि i डॉट i सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्या होगा बताओ इस फॉर्मूले में। a के जगह पे मॉड i कैप है, b के जगह पे भी मॉड i कैप है, और अगर दोनों यूनिट वेक्टर i कैप है तो पैरेलल है तो इनके बीच में एंगल होगा 0, ठीक है। तो क्या लिखोगे, मॉड i कैप, और यहाँ एंगल क्या होगा, ये दोनों यूनिट वेक्टर क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा 0। और cos 0 सभी बच्चों को पता है, कुछ बच्चे 0 लिख रहे हैं जल्दी में, गलत कर रहे हैं। 1 इसका मॉडुलस 1 है, इसका मॉडुलस भी यूनिट वेक्टर का 1 है, और cos 0 भी 1 है। तो क्या हो जाएगा भाई, i डॉट i कुल मिला के हो गया 1। तो सिमिलरली इसी लॉजिक से आप बोल सकते हो कि j डॉट j क्या होगा, 1 होगा। एंड व्हाट अबाउट योर k डॉट k भी क्या होगा, 1 होगा। तो आपने क्या सीखा कि इफ द लाइक यूनिट वेक्टर्स, अगर आप लाइक यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हो, i डॉट i लेते हो या j डॉट j लेते हो या k डॉट k लेते हो, तो उनका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर 1। द रीजन लॉजिक आपको पता है। लेकिन अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के डॉट लिए जाएं, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग i डॉट j, व्हाट अबाउट i डॉट j, तो ये तो मॉड i होगा,
मॉड जे होगा और यहाँ पे कॉस 90 हो जाएगा। ये समझते हो क्यों? क्योंकि आई कैप इधर होगा, जे कैप इधर होगा, इनके बीच का एंगल कितना होगा यार? इनके बीच का एंगल कितना होगा भाई? 90 डिग्री होगा। बिल्कुल। तो आप लोग सब लोग समझ गए कि यहाँ पर अपने पास ये तो 1 होगा, ये 1 होगा, बट ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली आई डॉट जे इज 0। विद द सेम एक्सप्लेनेशन, विद द सेम लॉजिक, वी कैन से दैट आई डॉट जे, नाउ व्हाट अबाउट योर जे डॉट के? इट इज ऑल्सो 0 बिकॉज जे और के बीच का भी एंगल 90 है। एंड व्हाट अबाउट योर के डॉट आई? के डॉट आई भी क्या हो जाएगा? 0। तो आपने एक चीज देखा कि जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का, तो उसका जो है क्या हो जाएगा आंसर? 0, क्योंकि कॉस 90 हो जाएगा। लेकिन अगर दो सेम यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका हम डॉट ले रहे हैं, तो वो अपना क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक बात है। इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, एंड इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, R1 and R2 are two vectors, and if they are parallel, तो R1 dot R2 will be क्या आएगा? वो अभी देखेंगे। cos 0 हो जाएगा, वो 0 नहीं होगा। बट परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जनरल पोजीशन वेक्टर की अगर बात करो, ये तो मैंने स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर की कहानी बताई। अगर इफ टू वेक्टर्स आर देयर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। ओके, चलिए, तो ये आपने एक बेसिक बात सीखी डॉट प्रोडक्ट की। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं कहानी को, और मैं बोलूं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू जनरल पोजीशन वेक्टर, ये तो आपने स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट फटाफट निकाल दिया। टू जनरल पोजीशन वेक्टर्स, कोई भी दो पोजीशन वेक्टर हैं, वो 2D हो सकते हैं, 3D हो सकते हैं ना, 1D हो सकते हैं, तो इनके बीच का हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? देखिए, let we have two vectors, position vector r1 equal to a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap। ठीक है, मैंने मान लो एक पोजीशन वेक्टर ले लिया a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap। दूसरा पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया r2, वो हो गया a2 i cap b2 j cap plus c2 k cap। ठीक है, अब हमें इन दोनों का क्या लेना है? डॉट लेना है। ठीक है, हमें इन दोनों का क्या लेना है? डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं r1 डॉट R2। ठीक है, जो आप लोग अभी एलजेब्रा में ब्रैकेट लगे करते थे ना, एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, उसको आप करते थे, तो आप यहां पे क्या करेंगे? R1 डॉट R2 क्या लिखेंगे? a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और इधर हो जाएगा अपने पास डॉट, इधर हो जाएगा a2 i कैप b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ठीक है, ऐसे कर दिया। तो याद करो क्या करते थे आप? तो आप क्या करते थे? ठीक है, आप क्या करते थे? एक वाले एलिमेंट से दूसरे वाले एलिमेंट को क्या करते थे? ओपन करते थे। तो आप क्या करेंगे? जैसे a1 i कैप ऐसे लिखेंगे, और फिर ये डॉट इस वाले फर्स्ट एलिमेंट से इसको पूरे को ओपन करेंगे, जैसे करते थे a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ऐसे करते थे। फिर क्या होगा? फिर बीच में प्लस साइन है, तो फिर प्लस b1 j कैप। ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको रटा भी सकता हूं, बट लॉजिक जान लीजिए फिर रट लीजिएगा। b1 j कैप डॉट a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ऐसे लिख सकते हो। फिर थर्ड वाले से इस पूरे को ओपन करोगे तो कैसे करोगे? प्लस ही है, तो c2 k कैप डॉट a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ऐसे कर दोगे। और जैसे ब्रैकेट ओपन करते थे, ठीक है, तो आप यहां से क्या कर सकते हो? देखो, जो भी i के कोफिशिएंट है, ध्यान से सुनो, पहले स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप करते थे a1 a2 आ गया। और फिर ये क्या होगा? ये दोनों यूनिट वेक्टर का डॉट होगा। i यहां पे डॉट लिखा है ना, तो i डॉट आई, सभी बच्चों को अभी अभी पढ़ाया गया i डॉट आई क्या होता है? 1। तो i डॉट आई यहां पर हो जाएगा 1। समझ गए? आगे बढ़ो, तो क्या हो जाएगा? a1 यहां पे आ जाओ, b2, तो यहां पे क्या हो जाएगा? a1 b2। अब इसका जो है डॉट प्रोडक्ट लोगे j के साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा j के साथ, तो क्या लिखोगे यार? i डॉट j लिखोगे ना, तो i डॉट j क्या होता है? 0। अभी अभी पढ़ा आपने, i डॉट j क्या हो जाएगा? 0। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? इसका जो है डॉट प्रोडक्ट लोगे इससे, तो स्केलर को पहले स्केलर से ऐसे मल्टीप्लाई करो, a1 c2, और फिर जब i का k से, i कैप का डॉट लोगे k से, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो वो फिर 0 आ जाएगा। तो क्या चमका?
क्या चमका, आगे के लिए क्या चमका, ये बार बार थोड़े करोगे। इसका मतलब ये समझ में आया कि जब मैं इसको इससे ओपन करूंगा तो हमारे काम की चीज मिलेगी केवल जे डॉट जे का कोफिशिएंट। मानते हो कि नहीं? हमें जो काम की चीज मिलेगी वो मिलेगा जे डॉट जे का कोफिशिएंट, क्योंकि जे डॉट आई तो जीरो हो जाएगा, तो उसका कोफिशिएंट उस जो भी आएगा B1 A2 वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो जे डॉट जे का केवल कोफिशिएंट हमारे काम का है। तो जे डॉट जे आगे मैं नहीं लिख रहा हूं, आप सीधे आप समझ रहे हैं कि केवल इनको लिख देंगे। क्या आएगा? B1 B2 और जे डॉट जे जो है 1 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। इसी तरह से इसका क्या होगा, देखो C1 C2 और K डॉट के, यही काम की चीज मिलेगी, बाकी जीरो हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? यहां पे C1 होगा, तो C1 C2, ठीक है, और ये आपके जीरो हो गए, ये भी जीरो हो गया। तो फाइनली आपको क्या मिला? A1 A2 प्लस यहां पे क्या होगा, ये B1 है ना, ये B1 था ना, नहीं ये रहा B1 B2, ठीक है, B1 B2 प्लस C1 C2। तो आपको R1 वेक्टर डॉट R2 क्या मिला? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। आप देख पा रहे हो, रटने की बात है। अगर आप इसको जुगाड़ की तरह रटना चाहते हो तो जुगाड़ देख लो क्या है। सीधे सीधे याद रखो, जब डॉट लेंगे तो I वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, J वाले कोफिशिएंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और K वाले कोफिशिएंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा। बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करते हुए लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपने क्या सीखा? A1 A2 प्लस है तो फिर B1 B2 फिर प्लस C1 C2। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा आई थिंक, कि डॉट प्रोडक्ट दो जनरल पोजीशन वेक्टर का हम कैसे निकालेंगे। तो आपने इसमें ये जनरल रूल सीखा, एक रूल सीखा, उसका मैंने प्रूफ भी बताया आपको कि रूल ये होगा कि हम लाइक यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बच्चा पूछता है कि सर डायरेक्शन क्या होगा। उसकी इनोसेंसी पे मुझे अच्छा लगा कि इनोसेंट है बालक अपना, पूछ रहा है डायरेक्शन क्या होगा। अब आप खुद ही बता दो यार बेटा कि अगर आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, ये डॉट प्रोडक्ट लिया, तो क्या होगा डायरेक्शन? आप खुद ही बता दो। मैं वही कहता हूं कि अभी से आदत डालो अपने दिमाग को चलाने की, अपने दिमाग को चलाने की आदत थोड़ा डालिए, नहीं तो स्पून फीडर ही बने रहोगे। ये देखो सब बताए हुए, आपने जो सवाल का आंसर पूछा है वो आपके पास है, ठीक है, अपने सवाल का जवाब आप खुद ही दे सकते हो। क्या है देखो, ये भी स्केलर है पूरा। तो यार कभी भी डॉट प्रोडक्ट जब भी आप करते हो तो मैग्नीट्यूड आता है केवल, है ना। इससे क्या समझ में आ रहा है? ओनली मैग्नीट्यूड। जब भी आप है ना, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसी भी दो क्वांटिटी का, तो आपको वेक्टर नहीं मिलेगा, एक स्केलर मिलेगा। तभी याद करो, जब मैं हर चीज जो लिखता हूं उसमें राज छुपा होता है। देखो ये राज छुपा था, इसको तुमने ध्यान नहीं दिया शायद। डॉट प्रोडक्ट का मैंने दूसरा नाम लिखा, निकनेम, है ना, स्केलर प्रोडक्ट। इससे आप क्या समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट मैंने अपनी मर्जी से थोड़े लिख दिया। स्केलर का मतलब केवल मैग्नीट्यूड। तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का, जनरलाइज कर रहा हूं, दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर आप डॉट लेते हो तो आपको केवल एक मैग्नीट्यूड मिलता है, ओनली एक क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड। तो ऐसे फिजिक्स में अभी से लेकर आगे 12th क्लास तक आप बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी पढ़ेंगे जिनका फॉर्मूला दो डॉट प्रोडक्ट से आएगा, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आएगा। तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये जो मुझे क्वांटिटी मिल रही है ये दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आ रही है, तो इसका तो केवल मैग्नीट्यूड होगा, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, तो वो क्वांटिटी हमेशा स्केलर होगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आपने दो जनरल पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सीखा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, इफ R1 वेक्टर एंड R2 vector are perpendicular to each other, perpendicular to each other, तो आपको क्या पता चलेगा बताइए? मतलब R1 डॉट R2 क्या मिलने वाला है आपको? वो हो जाएगा मॉड R1, इसका मैग्नीट्यूड मॉड R2। और अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो दे आर लाइक दिस, यहां कुछ ऐसा R1 होगा और इधर कुछ ऐसा R2 होगा। दोनों के बीच का एंगल अपना 90 है, अगर तो यहां आप cos 90 लिखोगे जनरल, तो ये ओवरऑल cos 90 जीरो होता है, तो ये इधर टर्म आ जाएगा जीरो। तो आपने देखा कि अगर कंडीशन आपको चेक करनी है, आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हो कि आप डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहां कर सकते हो, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन को चेक किया जा सकता है। इफ वी हैव टू वेक्टर्स एंड इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, देन व्हाट वी कैन से कि ये वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, एंड द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, आप इसका जो है कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। व्हाट इज द कन्वर्स? इफ
टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। दोनों ट्रू है, ठीक है। अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, या किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम देयर कि वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट कर दीजिएगा। इफ R1 is equal to 3 minus k I cap plus j cap plus 2 k cap and R2 equal to minus j cap plus 2 k cap, ठीक है। इफ वेक्टर R1 and R2 are perpendicular to each other, then find the value of constant k। ये k अपना कांस्टेंट है, तो k की हमें वैल्यू निकाल देनी है। जल्दी बता दीजिए कि अगर दो वेक्टर हैं इस तरीके से, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k। k की क्या वैल्यू रहा होगा, k की क्या वैल्यू रही होगी जिससे कि R1 और R2 हमारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। 0, 3, 3, अलग अलग आंसर आ रहे हैं हमेशा की तरह। बच्चे जो है ऑप्शन बनाने लगते हैं, वो सोचते हैं सर चीटिंग कर रहे हो आप, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, तो चलो ऑप्शन हम बनाए देते हैं। तो कोई बच्चे देखो ऑप्शंस बना रहे हैं, एक बच्चा बोल रहा है 0, दूसरा बोल रहा है 3, कितना बढ़िया ऑप्शंस बना रहे हो तुम लोग। एक बोल रहा है 6, ओके, एक बोल रहा है रूट 11 के, ओ माय गॉड, रूट 11 के, रूट 11। एक लिख रहा है एनीथिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नितेश भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब तो 4 ही ऑप्शन है यार, अब तुम्हारे ऑप्शन ले नहीं सकते। उसने लिख दिया एनीथिंग, कुछ भी कर दो। तो ऐसे लोग जो है मतलब अभी से जो है ऊपर उठ चुके हैं, समानता असमानता का व्यवहार नहीं रखते, के को कुछ भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोग बाबा बनने की टेंडेंसी में हैं, मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं, कुछ भी कर दो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी आपको लॉजिक बताया कि अगर दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर हैं तो सभी लोगों को पता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, करना चाहिए था। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन व्हाट कंडीशन यू विल अप्लाई, R1 डॉट R2 अभी तो किया, इज ए नल वेक्टर, मतलब वो 0 होगा, यहाँ नल वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। तो आप डॉट प्रोडक्ट लेना भी सिखाया, तो 3 माइनस के आई कैप, ये देखो अब मैं वही कह रहा हूं ना, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, ये अभी ऊपर बताया गया। और इसी पे एक ऐसे ही जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते थे डिट्टो, ठीक है, एक वर्ड होता है डिट्टो, तो डिट्टो क्वेश्चन दिया है आपको, हम लोग बचपन में बोलते थे डिट्टो है भाई, डिट्टो क्वेश्चन है, मतलब हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है, कोई उसमें दिमाग नहीं लगाना है, फिर भी बच्चे नहीं कर पाए, ठीक है। तो 3 माइनस के आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और ये R2 है माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, इन्हीं का डॉट लेना था यार और इसी को 0 कर देना था ऐसे, तो आपको के में इक्वेशन मिल जाएगी। अच्छा तुम लोग भी बोलते हो, अच्छा चला आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमें लगा तुम लोग तो मुझसे 3rd जनरेशन हो ना, हाँ 3rd ही, और क्या 3rd ही हो, छोटे बच्चे हो मासूम से तुम लोग। तो तुम लोग का जनरेशन मेरा जो था उससे एक जनरेशन फिर दूसरा बीच में आया था, फिर दूसरा, तो आप लोग तो भी बहुत छोटे हो, तो मुझे लगा आप लोग नहीं बोलते होगे, बोलते हो। तो 3 माइनस के आई कैप, और ये अब आप बताओ यार डॉट लो, तो कुछ बच्चे जल्दीबाजी में तो ये तो नहीं कर दिए, यहाँ सर जे कैप है, तो भाई मेरे जे कैप है, इसका मतलब मैं फिर समझा दूं उन बच्चों को जो अपने मासूम से प्यारे बच्चे हैं, वो बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, सर यहाँ पे आई कैप नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 0 आई कैप प्लस क्या माइनस जे कैप, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। जब कोई भी यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है यूनिट वेक्टर का, तो आप उसको कोफिशिएंट को क्या मानते हो, 0 मानते हो। तो इसका मतलब आप यहां पे करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, जब आई है ही नहीं, तो एक बच्चा शायद सही बोला था भाई, उसी ने सही बोला था कि अगर आप इसको इसके साथ करोगे, है ना, तो ये 0 है, तो इसका मतलब के की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है वो, ठीक है, वो के की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ा सही बना नहीं है, क्वेश्चन को पहले सही बना दे, के की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो क्वेश्चन को सही बनाते हैं पहले, क्वेश्चन बनाने में भी दिमाग लगता है। तो ये हो जाएगा R1, समझ गया ना तुम लोग, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता था, एक बच्चे ने बोला था कि कुछ भी,
तो उसने गलत नहीं बोला था, बिल्कुल सही बोला था। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप वैल्यू निकालो, इसीलिए मैं R2 को कुछ लिख देता हूं, है ना। R2 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो 3 लिख दिया, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब ठीक है भाई, ठीक है, बाकी नहीं तो उस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही हो जाता, उस बच्चे ने सही सोच लिया था, बाकी लोग पता नहीं कैसे वैल्यू निकाल रहे थे। तो अब आपको मैंने R2 चेंज कर दिया, R2 ये दे दिया। ठीक है, तो आपको एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, R2 ये है 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप इक्वल टू 0। ठीक है, चलो करो अब, तो क्या हो जाएगा, 3 आई के कोविशेंट को मल्टीप्लाई करते हो जे के कोविशेंट को और के को, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस के। ठीक है, और प्लस देखो जे का कोविशेंट यहां मतलब केवल जे है, मतलब कोविशेंट क्या है 1 है, और यहां पे -1 है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -1, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। तो 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1, और 2, और यहां पर भी 2 है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बताओ 4। बताया था डॉट लेने के लिए क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर के जो लाइक यूनिट वेक्टर है उनके कोफिशिएंट को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी प्लस माइनस उसके साथ। तो अब शायद बच्चों ने सही आंसर दे दिया है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 के, और ये हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। तो अब आंसर भी सही आएगा, तो 12 इज इक्वल टू 3 के। वो क्वेश्चन भी गलत नहीं था, वो क्वेश्चन भी गलत नहीं था, वो और बढ़िया क्वेश्चन होगा, मानते हो कि नहीं। उसमें के तो 0 हो जा रहा था, के कुछ भी हो जाए, इस साइड 0 था तो डॉट में 0 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक ही बच्चे ने उस चीज को पकड़ा था और उसने कहा था कि कुछ भी लिख दो, मुझे लगा था वो मौज मौज में लिख दिया कुछ भी लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो। अगर मैं आपको बोलूं कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर के बीच में हम क्या निकालना चाह रहे हैं एंगल, ठीक है, तो उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, -4 हो रहा है क्या, ये हो गया अपने पास 12, और ये -3 के, और यहां पे आएगा +3 के। हाँ सही कह रहा हूं, 12 उधर जाएगा, नहीं भाई ठीक तो है यार, कहां माइनस आएगा, 3 के इधर आएगा, ये 12 सही तो है यार, ये सही है भाई। के आपका -4 कहां आ रहा है नितेश भाई, के -4 नहीं है। ठीक है, आप ठीक से ध्यान से कैलकुलेट करिए, यही आएगा। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का भी हम हेल्प ले सकते हैं। कैसे, अभी आपने पढ़ा था कि R1 डॉट R2 इज इक्वल टू मॉड R1 लिखूं या R1 लिखूं, सभी बच्चे जानते हैं, कई बार मैंने बताया था आपको कि मॉड R1 को आप R1 भी लिख सकते हैं, मॉड R2 अगर ऐसे लिखा है मतलब सिंपली मैग्नीट्यूड ये चीज बता रहा है, तो R1 R2 कॉस थीटा ये आपने लिखा। तो मुझे ये बताओ यार कि कॉस थीटा आप यहां से क्या बना पाओगे, एक फॉर्मूला R1 डॉट R2 अपॉन में मॉड R1 मॉड R2, मानते हो कि नहीं। तो अगर आपको कभी भी दो पोजीशन वेक्टर्स दिए हों एट रैंडम और उनका आपसे क्या पूछ लिया जाए एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो आप उसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स को, है ना। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वाला फॉर्मूला आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, मानते हो कि नहीं। तो दिस इज योर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आप किसी भी दो वेक्टर के बीच में ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का एक और एप्लीकेशन आप यहां से देख पा रहे हो, दिस इज द एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो जैसे कि एक इसमें एग्जाम्पल लें, फाइंड एंगल बिटवीन R1 वेक्टर इक्वल टू -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड R2 इज इक्वल टू √3i कैप प्लस j कैप, √3i कैप प्लस j कैप। ठीक है, तो आपके पास एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, बाद में कर लेना, कॉस थीटा निकाल लेना, फिर थीटा को कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग कर देना। ये तो सभी लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू मान लो कुछ के है, तो थीटा को हम ऐसे लिख लेते हैं कॉस इनवर्स ऑफ के। तो ये आप बाद में कर लेना, पहले कॉस थीटा निकाल लेना। ठीक है, तो आप यहां से एंगल बिटवीन R1 एंड R2 आप ये आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे, जल्दी से इसका आंसर जरा बताओ, देखें तुम लोग कितना सही करते हो। इसका एंगल बताओ क्या आएगा। तो आप कॉस थीटा, हमें पहले कॉस थीटा निकालने के लिए इनका डॉट पता होना चाहिए और इनका मॉड पता होना चाहिए। तो पहले इनका डॉट ले लेते हैं, R1 डॉट R2 क्या आ जाएगा, R1 डॉट R2 देखो -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट √3i कैप
प्लस जे कैप। मैंने बता रखा है कि जब के नहीं है मतलब क्या है, जीरो के कैप, ऐसे आप मान सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आने वाला है, देखो आई के कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, यहाँ पे √3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -√3 आएगा, ठीक है। और जे का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो क्या आ जाएगा -√3 + 1, ऐसे लिख सकते हो -√3 + 1। और के का ये 1 है और ये अपना 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास डॉट आ गया। मॉड क्या आएगा, मॉड R1 क्या आ जाएगा, मॉड R1 आप देखो यहां से क्या आएगा, -1² + 1² + 1², मानते हो, तो आपको मिल जाएगा √3। इसी तरीके से R2 क्या हो जाएगा, मॉड R2 हो जाएगा √3² + 1², और ये हो जाएगा अपने पास 2, है ना, 4 और ये 2। तो फाइनली कॉस थीटा हम लिखने वाले हैं, वैल्यू सबकी हम निकाल चुके हैं। डॉट की वैल्यू आई है -√3 + 1, मतलब ये नेगेटिव क्वांटिटी है, अपॉन में यहाँ पे मॉड R1 इंटू मॉड R2 मतलब 2√3, ठीक है। तो थीटा क्या लिख सकते हैं आप, कॉस इनवर्स -√3 + 1 अपॉन 2√3। तो कुछ बच्चों ने सही आंसर भेजा था, यही आ रहा था, उन्होंने उसको ऐसे ही लिखा था, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों के सही आंसर थे, ठीक है। तो दिस इज आवर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये दूसरा एप्लीकेशन आपने डॉट का सीखा। नेक्स्ट अगर बात करें जो अपने फिजिक्स में आपको हेल्प करेगी एप्लीकेशन की, वो हम ये कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जो आप बहुत यूज करने वाले हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमें क्या बताना चाहता है, जैसे आपने अभी वेक्टर एडिशन से सीखा था कि 2 वेक्टर 3 वेक्टर को हम वेक्टरली ऐड करते हैं, तो वो क्या बताना चाहता है, वो बताना चाहता है उनका रिजल्टेंट, है ना, वो बताना चाहता है उनका रिजल्टेंट। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसको समझते हैं ध्यान से, ठीक है। क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, और दूसरा वेक्टर है अपने पास बी, ये है अपना बी वेक्टर, ठीक है। ये ओ है, ये ए है। तो जो अपना ओ ए वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं क्या बोल रहा हूं, वेक्टर ए, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा फिर, मॉड ओ ए कितना हो जाएगा, वो ए के बराबर, इसका लेंथ क्या है, ए के बराबर है। इसी तरीके से ये वेक्टर ओ बी है, और ओ बी वेक्टर को बोला जा रहा है अपना बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड इतनी लेंथ, ओ बी लेंथ को बी लेंथ बोला जा रहा है, मतलब ये डिस्टेंस पूरी कितनी है अपनी बी, और ये ए है, एंड दिस इज योर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक है, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अभी आपने क्या पढ़ा, ए बी कॉस थीटा, यही तो पढ़ा यार, ए बी कॉस थीटा, ठीक बात है। अब इस ए बी कॉस थीटा आपने पढ़ा, इसको ध्यान रखिएगा। अब जरा यहां आइए, मैं एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, और वो कंस्ट्रक्शन है कि मैं यहां पर ए से बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ए से बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, और जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है इसको मैं सी नाम दे रहा हूं, जहां पे ये परपेंडिकुलर हो रहा है वो आपका सी नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये आपको जो ट्रायंगल दिखता है, इस ट्रायंगल में ये लेंथ हाइपोटेनियस है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सभी बच्चों को। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग ये बताओ कि ये हाइपोटेनियस ए है, ये परपेंडिकुलर है, और ये अपना क्या है, बेस है। ध्यान से समझिएगा। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि इन ट्रायंगल ओ ए सी, व्हाट कैन यू से, इन ट्रायंगल ओ ए सी व्हाट कैन यू से फॉर कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या लिख सकते हो आप, अपोजिट साइड क्या है, कॉस थीटा बेस क्या है अपना ओ सी, अपॉन में व्हाट इज योर हाइपोटेनियस, इट इज ओ ए, यही है। तो ओ सी लेंथ क्या लिख सकते हो आप, ओ ए कॉस थीटा, इतना तो सभी बच्चों को आता है, साइन कॉस का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आप देखिए ओ सी जो है क्या लिखा जाएगा, ओ ए की लेंथ कितनी है, हमने ए माना है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ए कॉस थीटा। अब यहां से कहानी शुरू होती है, आपको चमकना शुरू होगा कि अगर मैं ओ ए था, इसका मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जो आपको मैंने पोजीशन वेक्टर में भी सिखाया था, याद करिए कि कोई पोजीशन वेक्टर आर है, उसको हम लिखते हैं एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आई का जो कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट क्या बताता था कि वो जो टोटल पोजीशन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, उसका कितना पार्ट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो वहां तो एक्स वाई जेड एक्सिस होते थे, अब यहां उल्टा है। अब यहां पर एक वेक्टर ए है, देखो इधर, और ये वेक्टर बी है। तो आप ये बात समझ रहे हो कि मैंने तुम लोगों को ये भी सिखाया था कि अगर मैं तुम लोगों को विजुलाइज करने के लिए एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कि आपने एक यहाँ पे स्टिक खड़ा कर रखा है, इंक्लाइंड एक स्टिक जो है, धूप है ना, दोपहर का टाइम है, और आपने एक यहाँ पे स्टिक जो है ऐसे इंक्लाइंड खड़ा कर रखा है।
तो वहां से जो सन रेज आ रही हैं, उस स्टिक जो इंक्लाइंड है उसका ग्राउंड पे कोई शैडो पड़ेगा। तो जो शैडो है, दैट पर्टिकुलर शैडो इज बेसिकली योर व्हाट, दिस पर्टिकुलर शैडो इज बेसिकली योर प्रोजेक्शन और कंपोनेंट। ये मैंने तुम लोग को समझाया भी था, फिर यहां समझा रहा हूं कि अगर वो जो शैडो है, यहां से अगर कोई लाइट रे फॉल करा रहे हो, यहां से अगर आप कोई लाइट रे फॉल करा रहे हो, ठीक है, तो जो भी आप ये लाइट रे फॉल करा रहे हो, इस लाइट रे का यहां पे एक शैडो मिलेगा, और जो ये शैडो जोन आएगा वो कितनी लंबाई होगी, ये जो शैडो आएगा हमारे पास ये ओसी लेंथ का होगा ये, और जो ये शैडो जोन आ रहा है, द लेंथ ऑफ दिस ओसी इज बेसिकली व्हाट, दिस लेंथ ऑफ ओसी इज बेसिकली व्हाट, ओसी जो है आप क्या बोल सकते हो, इट इज प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर, और वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। किस पर ये प्रोजेक्शन ले रहे हो भाई, ओ बी कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर, तो इट इज प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। ठीक है, तो अब आप ओसी को ये लिख सकते हैं प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वेक्टर बी। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, तो अब आपने ये लिख दिया, अब आपको पता है कि जो ये लेंथ है ए का कितना पार्ट बी पे लाई कर रहा है, ए वेक्टर का कितना पार्ट बी वेक्टर पे लाई कर रहा है। ये उसी तरीके से है कि कोई पोजीशन वेक्टर आर था, उसको आप लिखते थे एक्स आई कैप, मतलब वो आर का एक्स लेंथ एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, तो अब वहां तो एक्स एक्सिस था, यहां पे एक्स एक्सिस की जगह पे कोई वेक्टर बी हो गया है और यहां पे कोई वेक्टर ए है, तो उसका हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो ओसी की लेंथ कितनी आ गई भाई, ए कॉस थीटा। तो आपने सीखा कि ओसी जो अपना होगा, ए का कितना पार्ट बी की तरफ होगा, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। ठीक बात है। तो अब जरा यहां पर आ जाओ, जो अपना ए बी था, इसमें ए डॉट बी आपने लिखा, यहां से आप ए कॉस थीटा जो आप बता रहे हो यही तो ओसी है, तो यहां से ओसी क्या लिख सकते हैं, इसको आप यहां पुट करोगे तो यहां से ओसी क्या आ जाएगा, देखो ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, ए डॉट बी अपॉन में मॉड बी। तो आपको एक जनरल फॉर्मूला मिलता है, जनरल फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या मिलता है, ए कॉस थीटा के लिए, या आप ये बोल सकते हो इट इज प्रोजेक्शन ऑफ, यही तो है ना ए कॉस थीटा, इट इज प्रोजेक्शन और कंपोनेंट, मैंने वहां भी लिखा है, ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो या तो आप इसको डायरेक्ट ए कॉस थीटा लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज सेम एज ए डॉट बी अपॉन बी। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एक जनरल फॉर्मूला मिला, जनरल फॉर्मूला है ना, फॉर कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर along another वेक्टर। क्या मिला बताओ, क्या मिला, दिस इज इक्वल टू, दोनों का डॉट ले लो और किसके मॉड से डिवाइड करोगे, किसके मॉड से डिवाइड करोगे, जिस पर आप कंपोनेंट ले रहे हो। आपने देखिए बी के मॉड से इसको डिवाइड किया है, तो आप जिस पर कंपोनेंट ले रहे होगे उसके मॉड से आप डिवाइड कर दोगे, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, एक ओसी मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए कॉस थीटा। तो या तो आप ए है, ए का मॉडुलस, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और एंगल पता है, तो या तो इधर ए कॉस थीटा कर दो तो वही ओसी होगा, या अगर आपको वो नहीं पता है, अगर आपको ए का मॉड नहीं पता है और थीटा नहीं पता है, बस ए और बी वेक्टर दिए हुए हैं, तो जब ए और बी वेक्टर दिए हुए हैं तो आप क्या कर सकते हो, अगर वेक्टरली है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों का डॉट ले लो और जिस पर आप प्रोजेक्शन लिख रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से क्या करने का है, उसके मॉडुलस से या मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का है। तो आपको मैंने दो तरीका बताया किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट या प्रोजेक्शन लेने का, क्या कि या तो आप उस जिस वेक्टर का कंपोनेंट या प्रोजेक्शन लेना चाहते हो उसका आपको मैग्नीट्यूड पता है और एंगल बिटवीन द वेक्टर पता है, तो थीटा के अलोंग वाला आ जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, तो वो हो गया प्रोजेक्शन। या फिर आपको थीटा और ए नहीं पता है, केवल ए और बी वेक्टर फॉर्म में पता है, तो आप इन दोनों का डॉट, क्योंकि ए डॉट बी बाई बी ये मैंने प्रूव किया वो ए कॉस थीटा के ही तो बराबर है, तो अगर आपको ये दोनों वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में पता है तो इनका डॉट ले लो और इसके मैग्नीट्यूड से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वेक्टर बी। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज और देखो, एक कंपोनेंट हमारे पास यहां भी आएगा, एसी की बात करो, इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, एसी की बात करो। ठीक है, तो एसी की एक तो अलोंग वेक्टर ए का कंपोनेंट है और एक वेक्टर ए के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाला जो होगा उसको देखते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट।
ये सब अगर आपको नहीं आएगा तो ये सब पता नहीं अच्छे क्वेश्चन में कब कहां यूज हो जाए। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ, यही लेके चल रहे हैं, रेफरेंस यही लेके चल रहे हैं, और वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बारी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बच्चे आप लोग बताओ जरा, कुछ बच्चे दिमाग लगाओ, चलाओ, बताओ क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जल्दी कमेंट करो। ये अपना वेक्टर ए है, यही वेक्टर ए था, और ये अपना वेक्टर बी था। ये डायग्राम मैं फिर बना दे रहा हूं, ठीक है। तो यही अपने वेक्टर ए था जो था ओ ए, और इसका मैग्नीट्यूड मैंने ए बोला था, ये ओ बी था, और इसका मैग्नीट्यूड हमने बी बोला था। अब ये थीटा था, तो मैंने कहा था कि हमने अभी एलोंग वाला लिख लिया, ठीक है। प्रत्युष ने आंसर सही दे दिया, बहुत बढ़िया भाई प्रत्युष, ए साइन थीटा, वेरी गुड बेटा, ठीक है। बी साइन थीटा लिख रहा है एक बच्चा, कहीं गलती कर गया हो कवर अप करने के लिए। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, देखो कि मैंने अभी कहा था कि इस पे आपने एक ऐसे ड्रॉप किया, एक कंस्ट्रक्शन किया था, तो ये ड्रॉप किया आपने, और आपने जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था जिसको सी लिखा था। तो ये लेंथ आपने अभी निकाला था, ए का थीटा के अलोंग वाला कंपोनेंट निकाल लिया था, वो कितना था, ए कॉस थीटा, ये आपने निकाल लिया था। तो इसी तरह साइन लगा दो, इतना तो सब लोग समझते हो। साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड मतलब ए सी अपॉन में हाइपोटेनियस ए, तो ए सी क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। तो जो ये ए सी आएगा, ए साइन थीटा, यही अपना क्या होगा, इस ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा बी पर। कैसे, अगर आप फिर इसको विजुलाइज करना चाहते हो तो अब जो ये लाइट रे आपने जो यहां पे डाली थी, वो लाइट रे अब ऐसे डाल दो। सभी को पता है कि लाइट रे जो भी पड़ती है, शैडो जस्ट उसके अपोजिट पड़ता है। तो अब लाइट रे मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है। तो ये जो लाइट रे आपने डाला, ठीक है, ये लाइट रे आपने फॉल कराया, और ये मान लो कि यहां पे स्टिक है और ये कोई स्क्रीन है, इसे आप कुछ ऐसा मान लो कि यहां पे स्क्रीन है, तो इसका शैडो यहां पे पड़ेगा कि नहीं, तो यहां पे ये शैडो लेंथ होगा, ठीक है। दिस वन एसी इज आवर वोट, एसी क्या होगा, शैडो ऑफ ओए, यही तो होगा, और दैट वी कॉल इट, ये भी अपना कंपोनेंट है, ठीक है। कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है, ओए का कौन सा कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट आपने बी के अलोंग लिया, और दूसरा कंपोनेंट ये जो कंपोनेंट है एसी, आप देख रहे हो कि बी से 90 डिग्री बना रहा है, तो दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग, क्या बोलोगे इसको, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इनफैक्ट एसी जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा, तो कायदे से मुझे लिखना चाहिए मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, हमें जो ये मिल रहा है ना एसी, ये मैग्नीट्यूड मिल रहा है, मानते हो कि नहीं, ये मैग्नीट्यूड मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा, एसी ए साइन थीटा, ये आपने देख लिया। तो आपने एक बहुत बड़ी चीज सीखी जो आप पूरे फिजिक्स में हर दो क्वेश्चन में, हर दूसरे क्वेश्चन में आप यूज करने जा रहे होगे, कि एक वेक्टर होगा, उस वेक्टर का हम कंपोनेंट लेना सीख गए। एक कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग, मतलब थीटा के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यार अलोंग बी क्यों, मैंने बी लिया है, आप कहीं भी ले सकते हो, दूसरा एक्स एक्सिस के अलोंग भी, वाई एक्सिस के अलोंग भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने दो वेक्टर समझाने के लिए लिया है, तो मैंने बी लिया, इसलिए मैं बी लिख रहा हूं, आपको जहां पे बोला जाएगा वो लिखिएगा। तो यहां पर ये है, इसको इस थीटा के अलोंग हो गया ए कॉस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर जो हो गया, ये जो आपकी डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस आपको पता है क्या हो गया, ये अपनी डिस्टेंस हो गई ए साइन थीटा, मानते हो कि नहीं, और ये हो गया अपना ए कॉस थीटा, और ये हो गया ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हो। अब इंटरेस्टिंग बात देखो कि आप इसको ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा जो तुम लोगों को बताया था, चलो उस पर हम आगे आएंगे। तो शैडो ऑफ ओ ए आपको मिल गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल गया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसका वेक्टर फॉर्म चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि मुझे इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे करोगे यार, बताओ परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे लिखोगे। ये जो लेंथ आया है ए साइन थीटा, ये ए साइन थीटा है, इसका जो है ये किस पे परपेंडिकुलर है, देखो बी पे परपेंडिकुलर है। ये ए साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो किस पे परपेंडिकुलर है, अपना बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो अगर आपसे एसी पूछेगा तब तो आप डायरेक्ट ए साइन थीटा लिख दोगे, लेकिन अगर आपसे कहीं एसी वेक्टर पूछ ले, अगर आपसे एसी वेक्टर पूछ ले तब आप क्या करने वाले हो, एसी वेक्टर अगर पूछ ले तो ये सोचिए, एसी अगर आपसे वेक्टर पूछ ले तब आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। उसको अभी हम करेंगे, लेकिन अभी सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया कि हम कैसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक है। और या फिर अगर वेक्टरली
वेक्टरली अगर आपसे बोला जाए कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट लेना है, ठीक है, तो एक बच्चा ने कुछ दिमाग लगाया है, बढ़िया दिमाग लगाया उसने उसने बोला कि जे कैप कर दें, लेकिन वो मिस कर गया। जरूरी नहीं है ना यार कि अपना जो ये बी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस होगा, कोई जरूरी नहीं है, तब ये जाके जे कैप होता, ये नहीं बोल सकते। बी वेक्टर कोई भी स्पेस में ऐसा हो सकता है, मेरी बात समझ गए? बी वेक्टर कोई भी ऐसा हो सकता है, तो हम बी वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको बोलना चाहिए, जे कैप नहीं। जरूरी नहीं है कि बी वेक्टर हमेशा एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो। तो अगर हमें इसको वेक्टरली लिखना है तो हम क्या ढूंढेंगे कि हम इतने मैग्नीट्यूड को किधर डायरेक्ट कर दें, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हम जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, उससे हम इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, उस पर भी आएंगे अभी, ठीक है। तो अभी तक आपने ये सीख लिया कि कैसे हम कंपोनेंट लेंगे। तो आई थिंक सभी बच्चे ये बता पाओगे कि इसका कंपोनेंट क्या होगा। जैसे मैं अगर आपसे एक बहुत बेसिक सवाल पूछूं कि मान लीजिए आपके पास एक फोर्स है एफ, देखिएगा ध्यान से, ये एक्स एक्सिस अब दे रहा हूं और ये वाई एक्सिस दे रहा हूं, ठीक है, ये अपने पास एक्स एक्सिस दे रहा हूं और ये वाई एक्सिस, और ये अपना फोर्स है एफ फोर्स। मान लो ये 10 न्यूटन है, आपने 10 न्यूटन का इस तरीके में फोर्स लगाया, ठीक है, और ये अपने पास कितना है, ये अपने पास है कितना, 30 डिग्री मान लो। तो क्या आप इसका कंपोनेंट लिख सकते हो? क्या आप इसका कंपोनेंट लिख सकते हैं? बताइए, इसका आप कंपोनेंट लिख सकते हैं? जल्दी बताइए। बिल्कुल, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या होगा? और अगर आपने कंपोनेंट लिख लिया तो आप इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है। कंपोनेंट अलोंग व्हाट, एक बच्चा पूछता है कंपोनेंट अलोंग व्हाट। भाई यहां पे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपको एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट बताना है। तो आप तुरंत अब बता पाओगे। अभी अभी आपने पढ़ा कि किसी भी वेक्टर का, बहुत बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया और बहुत जल्दी दिया, बहुत अच्छी बात। तो अभी आपने पढ़ा कि यार इसमें जो ये कंपोनेंट दिखता है, ये वाला जो थीटा के लॉन्ग है वो कॉस वाला होता है। अभी आपको कॉस से बताया मैंने, थीटा के लॉन्ग वाला कॉस होगा। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन। फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर 10 न्यूटन है, मतलब जो ये लेंथ है आपकी फोर्स की, फोर्स वेक्टर है ना ये, तो इस फोर्स वेक्टर का लेंथ है 10 न्यूटन। तो पहले हम इसका कंपोनेंट लेंगे, इधर कितना आ जाएगा यार, 10 cos 30, यही तो होगा। ये जैसे ए था तो ए के अलोंग इसका कंपोनेंट था ए cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर था ए sin थीटा। यहां पर बी वेक्टर के लॉन्ग कंपोनेंट था, लेकिन हम यहां पर बी वेक्टर के लॉन्ग नहीं लिख रहे हैं, हम यहां पे कंपोनेंट किसके लॉन्ग लिख रहे हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो जब मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट लिख रहा हूं यार, तो मुझे इसको इस मैग्नीट्यूड को कितने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, आई कैप से। ये बात शायद सभी बच्चों को हजम हो गई। और अगर ये 10 sin 30 है तो ये कंपोनेंट किधर है, पैरेलल टू वाई है, तो इसको मुझे किसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर, किस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, जे कैप से। इसका मतलब ये जो फोर्स है 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड दिया है, तो क्या आप इसको देखकर इसको इसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं? इस फोर्स का क्या हो जाएगा बताइए? इस फोर्स का एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा जिसको एफ एक्स बोलेंगे, दैट इज योर एफ एक्स एंड दैट इज योर एफ वाई। मानते हो कि नहीं? इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक एफ एक्स और दूसरा एफ वाई। तो एफ एक्स इज द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड एफ वाई इज द कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। मानते हो? तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, एफ एक्स आप लिख चुके हो, कितना लिखे हो, 10 cos 30। 10 cos 30 इज योर √3/2, मतलब 5√3, तो 5√3 आई कैप प्लस एफ वाई क्या हो जाएगा 1/2, तो 5 जे कैप। तो इस तरीके से अगर आपको केवल मैग्नीट्यूड दिया जाए किसी वेक्टर का और उसका एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से एंगल दिया जाए, तो भी आप आसानी से उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो उसके कंपोनेंट को लेके। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये एंगल ले लें तो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये एंगल लेके भी कर सकते हैं। जब आप वो एंगल लेंगे, देखिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, पहले ये देख लीजिए, सभी लोग क्लियर है? तो मैंने इसको एक्स था इसीलिए मैंने आई कैप के लॉन्ग किया। अब यहां पर ये जो ए cos थीटा है, अगर आपको बोला जाए कि ये जो वेक्टर है ओसी वेक्टर लिख दो, ध्यान दो जरा, तो ओसी वेक्टर क्या लिखोगे, ओसी की लेंथ कितनी है, ए cos थीटा। अब ये कंपोनेंट आपने किधर लिया है, किसके लॉन्ग लिया है, बी वेक्टर के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं लिया है आपने, किसके लॉन्ग लिया है, बी वेक्टर के लॉन्ग। तो बी वेक्टर के लॉन्ग लिया है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, इट इज बी कैप। डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी कैप। तो अगर आपको ओसी वेक्टर पूछ ले तो आप ओसी का मैग्नीट्यूड तो ए cos थीटा जान चुके हो, इसको किस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, बी कैप से। तो आप ओसी का अगर वेक्टर फॉर्म, ये बोला जाए वेक्टर कंपोनेंट, ये क्या पढ़ा जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए
OA वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ OA वेक्टर along किधर, along OB वेक्टर या B वेक्टर। तो वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, तो आपने वेक्टर कंपोनेंट में OC का पहले मैग्नीट्यूड लिख दिया, वो सभी बच्चों को पता है A cos थीटा, ठीक है। और ये जो A cos थीटा है वो B के along है, B के along है, ठीक है। भाई मेरी मजबूरी समझो मेरे भाई, हिंदी में मैं अभिषेक नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता कि हिंदी में कंपोनेंट को क्या कहते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता कि वेक्टर को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर को हिंदी में क्या पता, नहीं पता मुझे, टर्मोलॉजी हिंदी में नहीं आती। बाकी मैं ट्राई करता हूं इसीलिए कि पूरा का पूरा हिंदी में पढ़ाऊं, बीच बीच में आदत के अनुसार मैं पूरा इंग्लिश ही पढ़ाने वाला इंसान हूं, तो लेकिन मैं जो समझाने वाला टर्म है वो हिंदी में ही बोलता हूं, कोशिश करता हूं, ठीक है। तो A cos थीटा इंटू B कैप, लेकिन मेरी मजबूरी आप समझिए, मैं हिंदी में नहीं बता, क्योंकि मैं, मेरी जो एजुकेशन हुई है वो CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हुई है, केंद्रीय विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ क्लास 1 से 12 तक, जिसमें इंग्लिश मीडियम था, तो मुझे हिंदी की टर्मिनोलॉजी नहीं पता, अभिषेक भाई क्षमा करें मुझे, ठीक है। तो ये आपको मेहनत करना पड़ेगा कि हिंदी में, और ये एक चीज बताओ यार अभिषेक, ये सब तुम हिंदी में क्यों सीखना चाहते हो, ये सब तुम इंग्लिश में ही सीखो ना यार, क्योंकि तुम्हें आगे फायदा होगा, इंग्लिश में ही सीखिए। आप अभी 11th में हो तो अपना मीडियम आप हिंदी में क्यों रख रहे हैं, इंग्लिश में रखिए, आपके लिए सब नया है, सब इंग्लिश में पढ़िए, क्या दिक्कत है। मानसी पूछ रही है क्यों नहीं पता, इसीलिए नहीं पता, ठीक है। अरे वाह, केवी के और भी बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। किस केवी से हो भाई मेरे, केवी के बच्चे हैं अभी यहाँ पे बहुत सारे, अच्छा जी बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OC वेक्टर हो जाएगा A cos थीटा इंटू बी कैप, ठीक है। तो A cos थीटा आपको पता है और B कैप आप लिख दोगे, तो B कैप आप और क्या लिख सकते हो, B कैप हो जाएगा B वेक्टर, अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो और क्लियर होगा, मॉड B। तो ये आप B कैप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको ये कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। भाई मेरी लंबाई शुरू से बहुत ज्यादा रही है, ठीक है, तो मैं हमेशा से बैंक बेंचर ही रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आगे बैठ जाऊंगा, पीछे वाला बालक देख नहीं पाएगा, टीचर भगा देता था। नहीं भैया, केवी कंकड़ बाग से नहीं है, हम पटना से नहीं है, हम केवी जो है जमशेदपुर से थे, थ्रू आउट मैं जमशेदपुर से पढ़ा हूँ, रेलवे में मेरे फादर थे तो मैं जमशेदपुर से पढ़ा हूँ, ठीक है। और अयोध्या से भी नहीं हूँ, ठीक है, बहुत पूरे देश का हूँ मैं, पूरे इंडिया का हूँ भाई, बहुत जगह भटका हूँ, ठीक है। मेरे फादर का जहाँ जहाँ ट्रांसफर होता था वहाँ वहाँ मैं केवी में पढ़ता था, ठीक है। चलो खैर छोड़ो, अब आप ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, भूल जाओ अभी केवी ओवी, इधर देखो सब लोग। तो ये बात, इसमें किसी को दिक्कत है तो पहले बताइए। आपने दो चीजें सीखा, ए का कंपोनेंट सीखा बी के लॉन्ग, क्या सीखा, A cos थीटा, ठीक है। दूसरा आपने सीखा A sin थीटा। अब अभी तक हम लोग A sin थीटा निकाल चुके हैं, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, बच्चे सेंटी हो रहे हैं अपना बता रहे हैं, ठीक है। आइए आइए इधर आइए, इधर आइए, बोर्ड पे आइए, भूल जाइए वो सब, ठीक है। हम सब एक हैं, ठीक है, हिंद देश के वासी सभी जना एक हैं, चाहे आप कहीं भी रहिए, तो मैं ये मान के चलता हूँ अपने बच्चे सभी जो है अलग अलग जगह के हैं, बट हम हिंद देश के वासी हैं तो सब हम एक हैं। चलो इधर देखो, अब बचपन में स्कूल में पढ़ाया जाता था ना, हिंद देश के वासी सभी जना एक हैं। चलिए बोर्ड पे देखिए, तो अब आपने A cos थीटा निकाल लिया, लेकिन अगर आपसे वेक्टर कंपोनेंट पूछेगा तो वेक्टर कंपोनेंट के लिए क्या होगा, जो भी आपने A cos थीटा निकाला है वो किसके लॉन्ग था, B के लॉन्ग, तो B के यूनिट वेक्टर से केवल मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन यहां मैंने आपको एक इजी सवाल दिया है, यहां B नहीं है, यहां पे स्टैंडर्ड क्या है, XY है। तो अगर XY था और फोर्स लग रहा था तो आपको यहां पे क्या करना था, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 था, तो इसका जब आप कंपोनेंट लेंगे x एक्सिस के लॉन्ग तो कितना आएगा, अभी आपने पढ़ा है वो आएगा 10 cos 30, ठीक है, और ये आएगा 10 sin 30। तो fx और fy आपको मिल गया, तो आपने इतना जो है कंपोनेंट x एक्सिस के लॉन्ग है तो यहां का यूनिट वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चों को बताया कि x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर अपना क्या हो जाएगा, i कैप, और y एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हो जाएगा j कैप। तो आपने फट से जो है ये लिख दिया। यहां तक सभी बच्चे क्लियर है। अभी एक चीज बचती है, वो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो आ गया है, बट हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो उस पर अभी आते हैं। उससे पहले आपको कुछ एक दो सवाल करा दूं कि बहुत बच्चे जो है सोच रहे हैं कि सर केवल थोड़ा और उनको क्लियरिटी आ जाए। जैसे एक सवाल लेते हैं, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इक्वल टू i कैप माइनस j कैप, ठीक है। थ्री i कैप माइनस j कैप along वेक्टर B इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब देखो ये है, ठीक है। अब ये सब स्पेस में है वेक्टर,
अब ऐसे वेक्टर को आप कैसे एक दूसरे का कंपोनेंट लोगे? यहां तो कंपोनेंट लेना आसान था, ये मान लो 20 है और ये आपके पास 60 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसका कंपोनेंट फटाक से बोलोगे सर 20 cos 60, हो गया मेरा काम। और ये हो जाएगा सर 20 sin 60, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां तो एक्स और वाई नहीं है ना, यहां तो आपका एक वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए के का कंपोनेंट लेना है वेक्टर बी पे, और इन वेक्टर्स को देख रहे हो ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है। तो इसके लिए भी आपको मैंने वो रास्ता बताया था, वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला। क्या सिखाया था भाई? याद करो और जल्दी से आंसर दो। क्या बताया था आपको? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, क्या सिखाया था? ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा। उसके लिए आपको वेक्टर फॉर्म क्या बताया था? कि आपको जिसका कंपोनेंट लेना है उसका डॉट ले लो, और जिसके ऊपर कंपोनेंट ले रहे हो उसके मॉड से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ये देखो, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा कि ए का मुझे अगर बी पर, ए का एंगल थोड़े दिया हुआ है, एंगल आप निकाल भी नहीं पाओगे, इसीलिए तो कह रहा हूं ये फॉर्म यूज करना होगा। ए का बी पे आपको अगर कंपोनेंट लेना है तो आपको प्रूफ कर दिया था मैंने कि ए कॉस थीटा किसके बराबर है? ए डॉट बी अपॉन मॉड बी के। इसका मतलब आपको ए वेक्टर का बी वेक्टर पे कंपोनेंट लेना है, तो आप ए डॉट बी करो और जिस पे कंपोनेंट लेना है उसके मॉड से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए तो क्या करने वाले हो, इस वेक्टर का इस वेक्टर पे कंपोनेंट लेना है तो क्या लिखने वाले हो? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। क्या लिखोगे बताओ भाई? ए डॉट बी लिखोगे, और जिस पर कंपोनेंट लेना है, मुझे ए का बी पर कंपोनेंट लेना है तो मैं बी के मॉडुलस से इसको डिवाइड कर दूंगा, यही तो सिखाया है। तो बस कर दो, डॉट प्रोडक्ट तो सभी को आता है, क्या आ जाएगा? 3 i कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और किसके मॉड से डिवाइड करोगे यार? बी के। तो बी का मॉड क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। आप सब लोग समझदार हो गए हो, ये √3 आएगा मॉड, ठीक है। तो यहां से डॉट लो, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 3, अच्छा माइनस 1 इंटू 1 -1 अपॉन में √3। आप बोलोगे सर के का, यहाँ पे के 0 है तो 0 इंटू -1 0 हो गया, तो कितना आ गया यार? देखो 2/√3 मिल गया कि नहीं मिल गया आपको? तो आपको प्रोजेक्शन या कंपोनेंट मिल गया किसका? ए का बी पे 2/√3। बहुत बच्चों ने कर भी लिया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन अगर इसी में मैं आपसे पूछूं कि मुझे वेक्टर कंपोनेंट चाहिए, सुनो ध्यान से, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, मुझे इसका क्या चाहिए? वेक्टर कंपोनेंट चाहिए। क्या बताया था बताओ? वेक्टर कंपोनेंट में आगे एक काम और कर दोगे क्या, कि भाई मेरा ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर है बी, मुझे इसका कंपोनेंट मिला, इतना कंपोनेंट मिला, कितना मिला? 2/√3। ये पार्ट हमें मिला जिसको आप ओसी बोल रहे थे, ये 2/√3 मिला। लेकिन ये किस डायरेक्शन में है यार? बी वेक्टर के अलोंग है, तो आप इस मॉडुलस को ओसी वेक्टर लिखना है आपको एक तरीके से, तो ओसी वेक्टर क्या लिखोगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, इसके मॉडुलस को आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो? बी के यूनिट वेक्टर से। क्या लिखने वाले हो? तो 2/√3 तो हमारा कंपोनेंट था, इतना मैग्नीट्यूड था, और ये किस डायरेक्शन में था? बी के। बहुत बढ़िया, तो बी कैप के अलोंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, बी कैप के अलोंग, ये बी कैप के से बी यूनिट वेक्टर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, और सभी बच्चों को यूनिट वेक्टर लिखना आता है। 2/√3 बी कैप को क्या लिखोगे? वेक्टर बी अपॉन मॉड बी लिखोगे, तो क्या आ जाएगा? देखो 2/√3 वेक्टर बी क्या होगा? आई कैप प्लस जे कैप, माइनस है ना, तो माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन में √3 होगा कि नहीं होगा इसका मॉडुलस? तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग? 2/3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो ये ओसी वेक्टर हो जाएगा, ये एक तरीके से क्या हो जाएगा? यहां से ओसी वेक्टर हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? अब तो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। √3 कैसे आ गया? देखो √3 कैसे आया? मॉड लेना भूल गए? इसका मॉड लोगे तो क्या बताया था? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये 1 है, 1 का स्क्वायर, इसका जब आप मॉड लोगे, बी का मॉड लोगे तो क्या आ जाएगा? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट, तो √3 ही तो आएगा ना, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अगर आप देख लेना कि आपसे क्या पूछा गया है, कंपोनेंट पूछा गया है कि वेक्टर कंपोनेंट पूछा गया है, ठीक है। तो अगर कंपोनेंट पूछा जाएगा तो आपको फिर इतना काम नहीं करना है, केवल आप क्या करोगे? ए डॉट बी बाई मॉड बी कर देना। लेकिन अगर वेक्टर कंपोनेंट पूछा जाए तो जिस पर आप कंपोनेंट ले रहे हो उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से उस कंपोनेंट को क्या करने का है? मल्टीप्लाई करने का है। यस, एक बच्चा पूछता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बहुत बढ़िया, उस पर भी आते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो सभी बच्चों को बताया मैंने, ए साइन थीटा, ठीक है। हाँ, अभी क्वेश्चंस और लेंगे, ठीक है, आपको होमवर्क भी देंगे उसी पे। तो आप पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कोई एक और डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो सभी बच्चों को पता चल ही चुका है,
लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म निकालना बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म। तो देखिए जैसे अभी आपने बोला कि ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ठीक है ना, ये अपना ओ था, ये ओ ए था और ये ओ बी था, यही तो लेके चल रहे हैं। तो ये आपने बोला था कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट अब हमें चाहिए। तो अभी आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो एक ये आया था, बोलो, तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर आ गया था जो अलोंग द था, इसका वेक्टर लिखना भी आपने सीख लिया, ओसी। अब हमें एक कंपोनेंट ये वाला चाहिए, ये वाला जो कि परपेंडिकुलर होगा, होगा ना, मतलब हमें सी ए वेक्टर चाहिए। ये थीटा है, मैग्नीट्यूड तो सभी को पता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सभी को पता है, ये ए है, ये थीटा है, तो ये ए कॉस थीटा होगा और ये अपना ए साइन थीटा होगा, ये तो सभी को पता है। लेकिन अगर आपसे सी ए वेक्टर पूछा जाए तो आप क्या करोगे? तो सुनो मेरी बात, अभी आपने ओसी वेक्टर निकाल लिया है, ओसी वेक्टर फॉर्म में लिखना सीख लिया, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी, तो आपने ओसी वेक्टर निकालना सीख लिया। आपको वेक्टर ए पता है और ये आपको सी ए वेक्टर चाहिए, तो आप ट्रायंगल लॉ याद करो। एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा ओसी वेक्टर। ये कौन सा कंपोनेंट है? सी ए वेक्टर, यही तो है अपना परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यही है ना अपना परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, और ये वेक्टर ए है। तो यार ये बताओ कि आप इसको ट्रायंगल लॉ से क्या लिख सकते हो, इसका टेल इसके हेड पे ज्वाइन हो रहा है, तो फाइनल जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू ओसी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, खत्म कहानी। ठीक है, तो सी ए वेक्टर हमें चाहिए, वेक्टरली चाहिए, तो सी ए वेक्टर हम क्या करेंगे, वेक्टर ए माइनस ओसी वेक्टर, वेक्टर ए माइनस ओसी वेक्टर, काम खत्म। तो वेक्टर ए आपको पता होगा, उससे आप ओसी वेक्टर को आप माइनस कर देना, अभी अभी आपने ओसी वेक्टर निकाला। तो अगर वेक्टर कंपोनेंट निकालना हो तो आई थिंक इससे आसान रास्ता में और कुछ हो नहीं सकता, रास्ते और भी हैं, बट आई थिंक ये सबसे आसान रास्ता मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट निकालना है तो आप ये कर दीजिए कि परपेंडिकुलर जो अलोंग वेक्टर बी जो वेक्टर था उसका आप वेक्टर कर दीजिए और उसको ए से जो है माइनस कर दीजिए, तो हमें सी ए वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक बात है, और बाकी आपको मैग्नीट्यूड तो आता है, अगर ये ए लेंथ का है, ये थीटा है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा ए कॉस थीटा और इसका मैग्नीट्यूड होगा ए साइन थीटा, जो ए का कंपोनेंट बोला जाएगा। आई थिंक इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन को कंटिन्यू कर दें क्या, देखो इधर, ये तुमने ओसी वेक्टर निकाल लिया था, देखो ओसी वेक्टर निकाल लिया था ना, ये ओसी वेक्टर निकाल लिया था, और इसका ये जो वेक्टर है, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, सी ए, सी ए ही तो अपना वेक्टर कंपोनेंट होगा। आई थिंक सभी बच्चे बता सकते हैं अब सी ए क्या होगा, इट इज वेक्टर ए माइनस ओसी वेक्टर, खत्म हो गया। वेक्टर ए ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म, बाकी तो मैग्नीट्यूड वाइज तो आपको पता है ये ए साइन थीटा होगा, है ना, लेकिन आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो सी ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर ए कितना दिया था मैंने, 3 आई कैप माइनस जे कैप, माइनस ओसी तुमने वेक्टर फॉर्म में निकाल दिया है, वो है 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 2/3 के कैप, निकाल लिया आपने। तो दो वेक्टर का डिफरेंस है, ठीक है, तो दो वेक्टर का डिफरेंस ले लो और वहां से आपको सी ए वेक्टर मिल जाएगा, ये तो कर ही लोगे आप लोग। ठीक है, तो यहां से आपको सी ए वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो सी ए वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 माइनस 2/3 आई कैप प्लस, प्लस नहीं, यहां पे -1 और ये माइनस, तो यहां पे ओवरऑल माइनस बाहर निकाल देता हूं, तो माइनस, ठीक है, ये देखो 2/3 और माइनस है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -1 और माइनस 2/3, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3 जे कैप, जगह नहीं है आप कर लेना। ठीक है, तो ये आप कर ही लोगे, सी ए वेक्टर सब लोग कर लेंगे, तो यहां से आप सी ए वेक्टर निकाल लोगे। ठीक है, कौन सा पॉइंट मास वाला क्वेश्चन यार मुझे याद नहीं रहता, इतने क्लास लेता हूं। ठीक है, आप डीपीपी की बात कर रहे हैं, आई थिंक डीपीपी की बात कर रहे हैं, आप बता दीजिएगा डीपीपी नंबर बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर, तो मैं ले लूंगा। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। तो अब आप एक और भी चीज सीख रहे हैं,
वो है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या है सर? पोलर फॉर्म कुछ नया नहीं है। आप देखिए जैसे कि यहां पर ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। मैंने यहां पे कोई पी पॉइंट लिया, ध्यान दीजिएगा, एक पी पॉइंट लिया, तो यहां पर आपके पास, यार आप इतना रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर करा दूंगा, मुझे पता तो होना चाहिए क्या कराना है, कौन सा क्वेश्चन कराना है डीपीपी का। पॉइंट मास वाला मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में आपने, लास्ट क्वेश्चन एसडब्ल्यू में, अच्छा स्लाइड में होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो अभी जो पढ़ रहे हो ना यार, उसको पहले फोकस किया करो, फिर आप बता दिया करो तो नेक्स्ट क्लास में वो ले लेंगे। हालांकि अब मैं ये हैबिट बना लूंगा कि मैंने जो डीपीपी का जो होमवर्क दिया है वो मैं अगले क्लास में ही डिस्कस कर दूं, मैं ये कोशिश करूंगा, और आज से ही ये कोशिश करूंगा। आज मैं आपको जो होमवर्क दूंगा वो कल डिस्कस करूंगा, डीपीपी वाला, सॉरी डीपीपी कह रहा हूँ, स्लाइड वाला, है ना, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ठीक है, पिछले क्लास का कोई डीपीपी का सवाल गया होगा तो मैं स्लाइड देख के आपको बता सकता हूं, मेरे मोबाइल में जरूर होगा, मैं आपको स्लाइड देख के बता पाऊंगा। तो यहां पे एक मान लो ओपी है, अभी यहां फोकस करो, इस ओपी की जो लेंथ है वो आर है, ध्यान दीजिएगा, ओपी की लेंथ आर है और ये थीटा है। तो क्या मैं ओपी वेक्टर लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? क्या मैं ओपी को ओपी वेक्टर लिख सकता हूं यार? ये ओपी वेक्टर लिख सकता हूं आर और थीटा, ओपी वेक्टर मतलब आर वेक्टर लिख सकता हूं किसके टर्म्स में? आर और थीटा के टर्म्स में, नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई के टर्म्स में नहीं। एक्स और वाई के टर्म्स में तो सभी बच्चों को पता है। उसी चीज को अगर आप देखो, आपने अभी कॉम्पोनेंट पढ़ा है यार, है ना, अभी आपने कॉम्पोनेंट पढ़ा है, और कॉम्पोनेंट क्या पढ़ा कि इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इतने लेंथ का एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक कॉम्पोनेंट आएगा और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो इतने लेंथ का, आर लेंथ का एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कॉम्पोनेंट जाएगा, बच्चा समझ गया, बहुत बच्चा है, आर कॉस थीटा, ये आएगा अपना लेंथ इतना। और यार यही तो एक्स एक्सिस है, यही तो एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये जो आएगा परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, आपने क्या सीखा? आर कॉस थीटा, और ये जो कॉम्पोनेंट है थीटा के ऑपोजिट वाला, ये लेंथ, ये लेंथ क्या होता है? दिस इज इक्वल टू दिस लेंथ, और वो कितना आता है? अभी कॉम्पोनेंट लेना आपने सीखा, आर साइन थीटा, मानते हो कि नहीं? तो एक तरीके से यही तो वाई कोऑर्डिनेट है भाई। तो एक तरीके से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, जो एक्स कॉमा वाई लिखते थे, उसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूं आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। बोलो भाई, तो दैट कोऑर्डिनेट इज बेसिकली आवर पोलर कोऑर्डिनेट। यही अपना क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट है। किसके टर्म्स में? जो आर है, जो डिस्टेंस है, और थीटा के रिस्पेक्ट में। तो एक्स को और वाई को जब हम आर और थीटा के टर्म्स में लिखेंगे तो दैट वी कॉल इट पोलर कोऑर्डिनेट। तो हम यहां से पोजीशन वेक्टर भी अब लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। एंड दिस आर कॉस थीटा इज बेसिकली आवर एक्स एंड दिस आर साइन थीटा इज बेसिकली आवर वाई। तो आप आर क्या लिखते थे? एक्स की डायरेक्शन में एक्स आई कैप, ऐसे ही तो लिखते थे, वाई जे कैप। तो अब एक्स के जगह पे आप एक्स ना लिख के क्या लिखेंगे? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ओके, तो दिस इज योर पोलर कोऑर्डिनेट। तो मतलब आप वेक्टर आर को और क्या लिख सकते हैं? वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं? आप आर कॉमन ले सकते हैं और कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज, थीटा के लॉन्ग, पास दूर की बात नहीं है, आप ऐसे सोचिए, थीटा के लॉन्ग, कुछ रटिए मत, मैं रटने पे विश्वास नहीं करता। आपको अभी मैंने सिखाया, ये मान लीजिए ओ पी क्यू है, तो आप कॉस थीटा लगा सकते हो ना यार। कॉस थीटा क्या होगा? ओ क्यू अपॉन ओ पी, अभी अभी तो बताया। तो ओ क्यू क्या हो जाएगा? ओ पी कॉस थीटा, और ओ क्यू ही अपना क्या है? कॉम्पोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एंड ओ पी का लेंथ क्या है? आर कॉस थीटा। सिंपल, कॉस कोसाइन सॉरी, तो सिंपल हमने कॉस और साइन लगाया है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये आ जाएगा। अगर आप इसका यूनिट वेक्टर चाहते हैं, एक ऐसा वेक्टर चाहते हैं जो ओपी की डायरेक्शन में हो, आप आर कैप चाहते हो, तो आर कैप क्या होगा यार? बताओ, आर कैप क्या होगा? वो होगा वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, और मॉड आर इसको नीचे उतारो तो क्या हो जाएगा? वेक्टर आर अपॉन मॉड आर मतलब आर, और इसकी वैल्यू कितनी है? ये है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, मानते हो कि नहीं? तो ये आपका इस डायरेक्शन में, ओपी की डायरेक्शन में, ये आपको आर कैप मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। तो आप यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कल मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था, आज एप्लीकेशन सीख लीजिए जो आपको वर्क पावर एनर्जी में काम आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो फिजिक्स में एक एप्लीकेशन सीखिए जो आगे आप वर्क पावर में पढ़ेंगे। आप किसी फोर्स का वर्क कर सकते हैं, ठीक है।
हाँ ये नहीं करना था बिल्कुल, मैंने होमवर्क उस पर लिखा नहीं था, इसीलिए नहीं लिखा था, अभी बताता हूँ। तो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, आप देखिए जरा तो थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, इतना तो आप लोग बचपन में पढ़ के आए हो, और नहीं भी पढ़े हो तो यहां पढ़ लो कि एक ब्लॉक है, ठीक है। अरे ये ऊपर उड़ गया रे, धरती छोड़ रहा है ये। तो यहां पर ये आपने इनको क्या किया, F4 से कोई स्ट्रिंग बांधा हुआ है, आपने इसको F4 से पुल किया है, ठीक है। F4 से क्या किया है इसको, F4 कांस्टेंट फोर्स है ये, आपने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया है और इसको पुल किया है, और ये एंगल है अपना थीटा। ये m मास का ब्लॉक है, यहां पे रखा हुआ है किसी स्मूथ सरफेस पे। अब मान लो तुमने यहां से इसको खींचना शुरू किया, और हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम ऐसे नहीं खींच रहे हो कि आप इसको ग्राउंड से छुड़वा दे रहे हो, ग्राउंड से ये हमेशा कांटेक्ट में रहता है। ये हम मान के चल रहे हैं कि ग्राउंड से हमेशा ये कांटेक्ट में, से कोई बॉक्स है, ठीक है। आपने बचपन में जब चलना शुरू किए होगे तो गाड़ी को खींचते हुए ले जा रहे होगे, तो वही वाली कहानी है। तो यहां पर अपने पास ये स्मूथ है, यहां से आप क्या कर रहे हो, इसको खींच रहे हो और खींच कर किसी x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दे रहे हो। इसको आप खींच कर कहीं x डिस्टेंस तक यहां पे ले आए, ठीक है। आप इसको यहां पर ले आ रहे हो, s डिस्टेंस आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, और ये कांस्टेंट फोर्स है, तो आप उसी डायरेक्शन में खींच रहे हो उसी वैल्यू से, तो ये अपनी वैल्यू नहीं चेंज है ना, फोर्स ऐसे ही पैरेलल ही लगता रहेगा, ऐसे ही खींचे जा रहे हो। अब आप कंपोनेंट लेना सीख चुके हो सभी बच्चे, कल ही आपने पढ़ा था। अगर इस F का कंपोनेंट लोगे, है ना, इस फोर्स का कंपोनेंट लोगे, तो एक कंपोनेंट आपका किधर आएगा, एक कंपोनेंट किधर आएगा, इस डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल, और एक कंपोनेंट आएगा इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, बोलोगे, है ना। तो क्या आएगा बताओ, ये जो कंपोनेंट है थीटा के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या बताया था, क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या आएगा F कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा F अपोजिट वाला क्या होता है, F साइन थीटा, बोलो। तो आप मुझे बताओ कि यहां से अगर मैं बोलूंगा कि इसने, इतना तो सभी बच्चे जानते होंगे कि वर्क आप लिखते थे, बहुत छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चलो ये भी याद होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे मुझे बताओ कि इस फोर्स का जो ये इफेक्टिव कंपोनेंट है, इसके अलोंग तो बॉडी एस डिस्प्लेस कर रही है, बट ये जो F साइन थीटा है, इसके अलोंग क्या बॉडी ऊपर उठ रही है, क्या बॉडी ऊपर डिस्प्लेस हो रही है क्या, बताओ, नहीं। तो जब बॉडी ऊपर डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो ये हमारा कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि यहां पे वर्क डन बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्क डन बाय F जो होगा वो होगा वर्क डन बाय ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कोई वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उस डायरेक्शन में तो आपको एक डिस्प्लेसमेंट मिलता है, कितना मिलता है भाई, F cos थीटा के अलोंग में कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, S। अगर आप इसको एक वेक्टर मानते हो F और S को, तो अभी तुम्हें चमक गया कि आप अगर F और S को वेक्टर लिखते हो, तो ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है यार, ये चमक गया कि नहीं, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो आप इसको F S A B cos थीटा को A डॉट भी लिखते हो, तो उसी तरीके से इसको F डॉट S लिख सकते थे। तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखा कि अच्छा सर, ये डॉट प्रोडक्ट जो है से हम जो है क्या कर सकते हैं, किसी फोर्स का, अगर कोई फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है और कोई डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हमें पता है और फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में पता है, तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, सीधे डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो मुझे उस फोर्स का वर्क डन मिल जाएगा। इसका वर्क डन जीरो क्यों होगा, समझ गए, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो जीरो आएगा, एंगल 90 है। और ये भी आप ऐसे बोल सकते हो, या F साइन थीटा का इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, इसीलिए इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। तो आपने एक नई चीज सीखी कि अगर हमें फोर्स वेक्टर पता है और हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका जो है डॉट ले लेंगे, ठीक है, उसका हम अगर डॉट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, उसका वर्क डन आएगा। तो इसका मैं आपको, ये तो मैंने बहुत सिंपल बताया, अब इसी का एक जनरल रिजल्ट देखिए, इसको और मैं जनरलाइज कर रहा हूं 3 डायमेंशनल स्पेस में। मान लीजिए एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, मतलब उसकी उस एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, ये y है और ये x है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक पार्टिकल है यहाँ पे p, इसको आपने कोई F फोर्स लगाया है तो वो कांस्टेंट फोर्स, बट वो चेंज कैसे हो रहा है, Fx i कैप चेंज नहीं हो रहा है, मतलब 3 डायमेंशनल है। देख रहे हैं आप, वेक्टर से समझ रहे हैं कि इसका i कोफिशिएंट है Fx, इसका j कोफिशिएंट है Fy और k कोफिशिएंट है Fz। इस फोर्स के वजह से ये पार्टिकल कुछ मान लीजिए ऐसे डिस्प्लेस होके यहां पर आ गया,
ऐसे डिस्प्लेस होके यहां पर आ गया, ये पार्टिकल P जो है यहां पर आ गया Q पॉइंट पे। तो इसने कितने का डिस्प्लेसमेंट लिया, बताओ कितने का डिस्प्लेसमेंट लिया? बहुत आसानी से निकाल सकते हो, मैंने आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी सिखाया है। ये इसका इनिशियल पोजीशन है। चलिए मैं कोऑर्डिनेट तो दे दूं पहले। x का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। तो ये पार्टिकल जब P पे था तो इस कोऑर्डिनेट पे था, जब Q पे आ गया तो ये आ गया x2, y2, z2। तो क्या आप इस फोर्स के वजह से जो ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों दिखाई नहीं दे रहा भाई? क्या हो गया ऐसा? दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या सिखाया था? इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दीजिए, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर पोजीशन वेक्टर होगा तो जहां से बोलेगा उसको लोकेट करो, वहां से ज्वाइन करोगे। तो ओ से बोलोगे तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये ओपी और ओक्यू, उसकी जरूरत हमें नहीं है, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जरूरत है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पे क्या लिखा जाएगा? सभी बच्चों को पता है, ये वेक्टर सभी लोग लिख सकते हैं। दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ वेक्टर। क्या होगा? फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट इनटू आई कैप। तो ये आप देखिए वेक्टर का इंपॉर्टेंस कितना है, तभी तो पढ़ाया जा रहा है। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। मानते हो? तो अब आप इसका सीधे सीधे वर्क डन लिख सकते हो कि इस फोर्स ने, 3 डायमेंशनल फोर्स ने इसको 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं मूव कराया, तो इसने कितना वर्क कर दिया। तो इनका क्या लेने का है? डॉट F डॉट S, सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। क्या होगा? Fx आई कैप Fy जे कैप प्लस Fz के कैप डॉट x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, तो यहां से जब लोगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। Fx आई का कोफिशिएंट, Fx को इससे मल्टीप्लाई कर दो प्लस Fy y2 माइनस y1 और प्लस Fz z2 माइनस z1। समझ गए? तो ये किस डायरेक्शन का वर्क है? इतना वर्क x डायरेक्शन में हुआ है, वर्क इन x डायरेक्शन। ये है वर्क इन y डायरेक्शन, ये है वर्क इन z डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप क्या हो जाएगा? Fx x2 माइनस x1 और Fy y2 माइनस y1 प्लस Fz z2 माइनस z1, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज योर वर्क डन। तो आप किसी भी 3 डायमेंशनल स्पेस में भी आप वर्क डन निकाल सकते हो, सिंपली क्या करके? एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फोर्स वेक्टर से क्या करके? बोलो, डॉट लेकर। ठीक है, तो ये आप वर्क पावर एनर्जी में और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर की क्या जरूरत है भाई? हमें यूनिट वेक्टर की क्या जरूरत है? हम क्या, मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि W इक्वल टू F डॉट S, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर को नहीं। लास्ट स्लाइड में क्या देखना चाह रहे हैं आप? लीजिए, देख लीजिए। आई कैप जे कैप, एक भाई बोल रहा है, उस भाई का नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, स्टिकर के पीछे छुपा हुआ है। वो बहुत ही तारा, मतलब कुछ यहाँ पे ऐसे तारे जमीन पे हैं कि मैं, हेलो नाम है उसका, वाह क्या नाम है पता नहीं। वो कह रहा है कि ये आई कैप जे कैप के कैप कहाँ गया? मतलब मैं कल से क्या बता रहा हूं तुम्हें यार, डॉट प्रोडक्ट में कहां से आई कैप जे कैप के कैप आएगा यार? वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब मुझे ऐसे लोगों को इग्नोर मारना पड़ेगा सही में, उससे उन बच्चों का टाइम बहुत खराब होता है जो एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे लोगों का मतलब कमेंट मुझे इग्नोर करना पड़ेगा मजबूरी में। यार कुछ नहीं पढ़ते हो क्या? एकदम से ऐसे ही उठ के आ जाते हो मुंह उठा के। कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जो है, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आई कैप जे कैप के कैप। सॉरी भाई, हाँ आप नहीं हो, सॉरी आपका नाम नहीं, कोई और था वो। ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप कहाँ गायब हो गया ये पूछ रहा है वो। भाई यार गजब आदमी हो यार तुम। तो ये बॉडी कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग जेड एक्सिस। अब ये क्वेश्चन चिपकाइए, जल्दी से चिपका दीजिए और इसका आंसर दे दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए यार। अगर आप लोग एकदम तसल्ली से यहां मन खुश होकर पढ़ोगे ना, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर पे भी बहुत कम पढ़ने की जरूरत है। बस हाँ, जो बताया जा रहा है उसको रिटेन करने के लिए रिवाइज करना तो जरूरी है और होमवर्क करना जरूरी है। अबे जेई मेंस के लिए इतनी तैयारी नहीं हो रही मेरे भाई, क्यों बदनाम कर रहे हो अपने आप को? इतना क्यों छोटा समझ रहे हो? आप अभी से, मैंने कहा था आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर अभी बहुत कैलिबर है। अभी तो आप 11th के बच्चे हो, आप 12th में होते तो मैं बोलता कि हाँ आप जेई मेंस की ही कर लो, अब नहीं हो पाएगा। अभी तो आप कुछ भी कर सकते हो, अभी से ये जेई मेंस क्यों सोच रहे हो यार?
जेई एडवांस सोचो। 12 आंसर आ गया कुछ बच्चों का, एक ने दिया है आंसर 12। और लोग भी बताइए, जल्दी से आंसर सॉल्व करिए। 12 13 सब अपना लकी नंबर लिखने लग रहा है। 11 भी लिखना शुरू हो गया। सीरीज बना रहे हो, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग थोड़े पूछा है मेरे भाई। 12 11 अब 9 बचा है, 10 8 9 लिखते जाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान से पढ़ के करो, एक ही वर्क डन होगा ना। एक ने बोला नहीं सर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं बनाएंगे, 12.5 भी लिख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब मेरे चीता जो है ना, सारे चीते बैठे हैं यहाँ पे, बट सभी चीते अभी जो है, ये देखो क्या लिख रहा है 1456। रजनीश भाई तो एकदम चीता नहीं शेर है। 1456 लिख दिया अपना। क्या है ये, तुम्हारा गाड़ी का नंबर है क्या, स्कूटी का नंबर है क्या? उसके आगे लिख दो कहाँ के हो, यूपी 32 या जो भी, मतलब जहां के भी रहे हो। 1456 ये लिखा लड़के ने नंबर अपना। अबे मोबाइल नंबर तो ना दे रहे हो तुम अमित भाई। चलो चलो, मौज करने लगते हैं। मौज चाहिए तुम लोग को अभी से हैं, ज्यादा मौज नहीं करना अपने को, नहीं तो फिर मौज जो है ना, मजे में जो है अभी मजा मजा चलेगा, बाद में सजा हो जाएगा। चलो देखो, ए बॉडी कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान से पढ़ना चाहिए। ए बॉडी इज कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग जेड एक्सिस। क्या चमका यहां से भाई, यहां से क्या चमका कि ये बॉडी कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग जेड एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ कि अपनी जो बॉडी है, कंस्ट्रेन का मतलब समझते हो, कंस्ट्रेन का मतलब उसको कुछ ऐसा बांधा गया है कि वो जेड एक्सिस के लॉन्ग ही मूव कर सकता है, उसके पास फ्रीडम नहीं है। ठीक है, उसके पास फ्रीडम नहीं है, वो जो है जेड एक्सिस के अबाउट ही क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो जेड एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अच्छा किस फोर्स से हो रहा है, इतने फोर्स से लगाया जा रहा है। तो इतना फोर्स तुम इसको लगा रहे हो, कोई 3 डायमेंशनल फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो मूव किधर कर रहा है बॉडी, केवल जेड एक्सिस के अलोंग। लिखा हुआ है ना देखो, अलोंग द जेड एक्सिस, तो कुछ नहीं लिखा है मतलब हम पॉजिटिव जेड एक्सिस ही मानेंगे। तो बॉडी जेड एक्सिस के अलोंग ही केवल मूव कर रहा है। ठीक बात है। और एक्स वाई जेड तो सभी बच्चे जानते हैं कि आई कैप जे कैप और के कैप क्या है, इट इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स। अब आपको बताना है वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। तो 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस है, तो ये भी तुम्हें बता दिया कि वो जेड एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 4। जेड एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेस हुआ है, 4। तो क्या आप उस वेक्टर का, ये है अपना 4 और ये किस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस, तो क्या आप इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लोगे इसको पढ़कर। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है, और वो किस डायरेक्शन में, वो किस डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो जेड एक्सिस के लॉन्ग का यूनिट वेक्टर यही तो सिखाया गया था पहले ही लेक्चर में। ठीक है, तो 4k कैप बन गया अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आप चीता बन जाओ, आपको कौन रोक सकता है आंसर लाने से। माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बस इसका डॉट ले लो, क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस। क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 4k कैप। मानते हो? तो आप तुरंत बोलोगे सर ये तो ओरल था, क्योंकि यहां 4k कैप है, तो 4k कैप है मतलब और क्या लिख सकते हो। बहुत ऐसे मेरे चीते हैं जिनको ये भी नहीं समझ में आएगा, तो उनके लिए मैं लिख रहा हूं 0 आई कैप प्लस 0 j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे लिख सकता हूं। तो 0 इंटू -1 0, 0 इंटू 2 0, और 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा भाई, 12। तो आंसर 12 आएगा भाई। सबने अपने गाड़ी का नंबर बता दिया, मुझे मोबाइल का नंबर बता दिया। ठीक है, और पता नहीं क्या क्या बता देते अभी, जब अगर मैं रुका रहता तो वो तो मैंने सॉल्व कर दिया। हाँ, कुछ लोगों ने 12 दिया था, पहला जो आंसर आया था वो बच्चों का सही आया था 12। फिर लोगों ने 13 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, फिर गाड़ी का नंबर लिखा, फिर पता नहीं क्या क्या लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, अपना मोबाइल नंबर लिखा कि उनका लिखा, पता नहीं किसका लिखा। तो 12j कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ये क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, पिन कोड लिख रहे थे, उनका लिखा था, ओहो ठीक है। तो अरे अब एक बच्चा पूछा है सर कैसे पता चलेगा, यहां तो कुछ तुम लोग को सोचना ही नहीं है, यहां तो तुम लोग को सोचना ही नहीं है मेरे भाई। ये वर्क डन बोला है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि डॉट लो, फोर्स लिखो और डिस्प्लेसमेंट लिखो और डॉट ले लो। तो ये तो सीधा सवाल था, इसमें क्यों नहीं सोच पाए। वर्क डन पूछा है तो वर्क डन का मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन कहां से आएगा, वर्क डन जो आएगा एफ डॉट एस से। और यहां पे ये बता रहे हैं कि बॉडी क्या कहां पे मूव कर रही है, केवल जेड एक्सिस में, और कितना मूव कर रही है, 4 मीटर।
ठीक है, ठीक है। प्यार से क्वेश्चन पढ़ा करो, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। जब क्वेश्चन नहीं ध्यान से पढ़ोगे तो चीजें नहीं समझ में आएगी। चलिए, तो बाकी बच्चों ने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया वो होपफुली समझ गए होंगे। तो अपना नेक्स्ट है रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट जैसे आता है, वो हम मैकेनिक्स में काफी यूज भी करेंगे टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। मान लीजिए ये बहुत काम आने वाला है पूरे मैकेनिक्स में, हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो इसका एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट से हम देख सकते हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, देखिएगा बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं किसी पार्टिकल पे, ये पार्टिकल है, इस पे बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है, देखिए एक फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, और एक फोर्स आपका, और एक फोर्स आपका ऐसा लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स ऐसा लग रहा है। मान लीजिए 4 फोर्सेज लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो अपनी 60 डिग्री है। इस फोर्स का नाम है मैग्नीट्यूड वाइज, ये भी एफ है, ये अपना 3F है, और ये 4F है, और ये जो है F है, ठीक है। तो 4 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ये बॉडी है, ठीक है। इस पे 4 अलग अलग फोर्सेज लग रहे हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। तो आपके पास यहां पर इस फोर्स का नाम आप F1 दे सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड F के बराबर है। इसको नाम दे सकते हो F2, और इसको नाम दे सकते हो F3, और इसको नाम दे सकते हो F4। मतलब डायरेक्शन वाइज सब अलग है, और मैग्नीट्यूड वाइज कुछ सेम है, कुछ अलग है, ठीक है। तो अब अगर आपसे ये बोला जाए कि इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, if the body is in equilibrium, केस 1 कर रहे हैं, if body is in equilibrium, या फिर नेट, अभी ये बॉडी हटा दीजिए, हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं फिर देखेंगे। तो फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो इसके 2 तरीके हैं आपके पास, ठीक है। आप सभी बच्चों को पता है कि रिजल्टेंट का मतलब होता है वेक्टर एडिशन। तो एफ रिजल्टेंट, जिसको मैं FR बोल रहा हूं, वो क्या आएगा, इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। सभी को पता है कि रिजल्टेंट का मतलब होता है वेक्टर एडिशन, है ना। तो F1 F2 F3 और F4 ये सब आपके रिजल्टेंट फोर्स हैं, ठीक है। तो ये सब आपके रिजल्टेंट फोर्स को हम वेक्टरली ऐड कर देंगे तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। बट आपको पता है कि नेट फोर्स हमें वेक्टरली ऐड करने के लिए सभी फोर्सेस वेक्टर फॉर्म में पता होना चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में पता होना चाहिए, मतलब यहां पर ये x है और ये y है, ठीक है। तो क्या हम लोग इन सबको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? सभी को पता है कि x डायरेक्शन के वेक्टर को i कैप देते हैं और y डायरेक्शन को हम क्या देते हैं, j कैप, ठीक है। कुछ बच्चे आज ज्वाइन किए हैं, कोई बात नहीं। जो बच्चे आज ज्वाइन किए हैं उनको एक बहुत बड़ा सलाह है, उनको जल्दी से थोड़ा मेहनत करना होगा फिजिक्स में, और वेक्टर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये निपटाना पड़ेगा काइनेमेटिक्स समझने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके आप लेक्चर देखकर वेक्टर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, सबसे पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन निपटाना, उसके बाद वेक्टर, ठीक है। नहीं तो काइनेमेटिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो ये अपने पास ये रिजल्टेंट फोर्स होगा, F1 F2 F3 और F4। तो पहले देखिए इनको लिख लें। F1 को क्या हम रिजल्टेंट फोर्स के निकालने से पहले क्या मैं सभी को वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे? तो लिख सकते हैं F1 क्या होगा, F1 ना x एक्सिस में है ना ही y एक्सिस में। तो F1 को लिखने के लिए आप सभी को पता है क्या करने का है, इनका कॉम्पोनेंट लेने का है। तो F1 का इधर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड F है, और ये x एक्सिस के अलॉन्ग कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है, कॉम्पोनेंट थीटा के अलॉन्ग क्या होता है, कॉस थीटा, और इसके अपोजिट साइन थीटा। ये रटने वाली बात नहीं है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कराएंगे और कॉस रूल लगाएंगे। तो ये हाइपोटेनियस एफ है, तो बेस कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, यही इसका परपेंडिकुलर होता है। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और वो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, मतलब साइन 60 डिग्री। बोलो
तो f cos 60 डिग्री और f sin 60 डिग्री। तो f1 आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, f1 को लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में f cos 60 डिग्री आई कैप प्लस f sin 60 डिग्री और क्या हो जाएगा j कैप। तो f cos 60 डिग्री क्या लिखोगे f/2 आई कैप प्लस √3 f/2 j कैप। ये सभी को पता है, तो आपने f1 वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो अब यहां से आप f2 लिख सकते हो। f2 क्या लिख सकते हो, f2 क्या हो जाएगा, देखो ये है f2, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4f और किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ये पूरा का पूरा डायरेक्टेड है y एक्सिस में। तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे 4f और ये y एक्सिस में डायरेक्टेड है और पॉजिटिव y एक्सिस में डायरेक्टेड है। ये भी ध्यान दे देना कि ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे प्लस j कैप, ठीक है। इसी तरह f3 लिख सकते हो। f3 क्या हो जाएगा बताओ, f3 अपने पास हो जाएगा f उसका मैग्नीट्यूड है और वो नेगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग है, तो माइनस f आई कैप, ये लिख सकते हो। ठीक उसी तरीके से नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग कौन है 3f, तो f4 क्या लिख सकते हो, f4 लिख सकते हो आप माइनस 3f j कैप। माइनस क्यों लिखा गया, क्लियर है सभी बच्चों को, क्योंकि हमने नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जो है ये किया है। तो यहां पे रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा बताओ, वो आ जाएगा अपने पास इन सबका वेक्टर सम। तो वेक्टर सम करो, तो f1 को करोगे तो i वाले एक साथ लिख लो f/2 आई कैप। चलो पहले मैं एक स्टेप लिख देता हूँ 3f/2 j कैप, सभी को वेक्टरली ऐड करो। ये है 4f j कैप, ये है माइनस f आई कैप माइनस 3f j कैप। तो i वाले एक साथ ऐड करो, j वाले एक साथ, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, देखो इधर i है, एक i ये है, ठीक है। तो कितना हो गया f/2 और माइनस f, ठीक है, f/2 और माइनस f कितना हो जाएगा अपने पास माइनस f/2 आई कैप प्लस j का देखो यहाँ √3 f/2 है, यहाँ 4f है और माइनस 3f है ना। तो 4f और माइनस 3f क्या हो जाएगा f, क्लियर है सभी को। तो अब आप लिख सकते हो √3 f/2 प्लस इन दोनों को क्या कर दिया, तो इससे प्लस f और ये ओवरऑल क्या आ जाएगा j कैप। तो ये अपना रिजल्टेंट फोर्स आया, ये अपना रिजल्टेंट फोर्स आया। तो इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है ये अपना रिजल्टेंट फोर्स है, समझिएगा, ये x है ये y है, ठीक है। तो इस बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है क्या लगेगा बताओ, माइनस f/2। माइनस f/2 का मतलब समझते हो कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका x कॉम्पोनेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, इस रिजल्टेंट फोर्स का कौन सा कॉम्पोनेंट है, ये x कॉम्पोनेंट, और ये क्या है, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स का y कॉम्पोनेंट। j का कोफिशिएंट हमेशा y को बताता है और i का कोफिशिएंट हमेशा x कॉम्पोनेंट को बताता है, सभी को पता है। तो यहाँ पे FRX हो जाएगा, इधर हो जाएगा FRX, मानते हो, ये हो जाएगा अपना FRX रिजल्टेंट फोर्स इन x डायरेक्शन FRX, और इधर हो जाएगा अपना FRY और इनकी वैल्यू ये है आपके सामने। तो आप बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हो, आपको पता है कि अब ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो नेट फोर्स इनका रिजल्टेंट होगा, मतलब इनका मॉड, तो ये नेट फोर्स होगा। और जिधर ये फोर्स लग रहा होगा, कुछ बच्चों को पता होगा F = ma, सभी ने पढ़ा है, तो उसी डायरेक्शन में ये बॉडी एक्सेलरेट करके चली जाएगी, मानते हो, उसी डायरेक्शन में ये बॉडी एक्सेलरेट करके चली जाएगी। तो इस तरीके से आप इस बॉडी पे नेट फोर्स ये निकाल पाओगे। किस डायरेक्शन में जाएगी, वो थीटा निकालना चाहते हो तो यहां से आप tan थीटा भी निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, ये वाला किसके बराबर है, FRY के, तो FRY अपॉन FRX, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, तो यहां से वो एंगल भी आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आगे खूब करेंगे। इनफैक्ट हर दूसरा क्वेश्चन का, जब आप फोर्स कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे या अभी आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होंगे, रिलेटिव मोशन, तो उसमें भी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कभी भी कई सारे मल्टीपल फोर्सेस दिए हो तो सबसे पहले क्या करिए, उन फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, और उनका रिजल्टेंट निकालना है तो फिर उनका वेक्टर सम कर दीजिए, ठीक है। आप बोले सर वेक्टर सम क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी अलग अलग डायरेक्शन में है। अगर मान लो दो फोर्स, एक आपका फोर्स F होता और एक इधर 6F होता, तो आप इधर डायरेक्ट बोल सकते थे सर ये तो 7F होगा, बिल्कुल होगा, इधर 6F है, इधर F है, तो इसको डायरेक्ट बोल सकते थे सर ये 5F होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर आई कैप और आई कैप है, तो जुड़ जा रहा है, इसका प्लस आई कैप है, इसका माइनस आई कैप है, तो घट जा रहा है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, कोई एक XY प्लेन में है, कोई J में है, तो इस तरीके से जब बिल्कुल ही अलग अलग प्लेन में या अलग अलग डायरेक्शन में होंगे वेक्टर और उनका आपको रिजल्टेंट निकालना होगा, तो आप इस तरीके से कंपोनेंट लेके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए, ये हटाओ, क्लियर है सभी को। तो डॉट प्रोडक्ट में जो हम कंपोनेंट लेना सीखे थे, उसी का आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, एप्लीकेशन।
तो डॉट प्रोडक्ट का जो कंपोनेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए ठीक है, यहां पर एक पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, ऐसा एक फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और एक फोर्स आप ऐसा लगा रहे हो, और एक फोर्स आप ऐसा लगा रहे हो, ठीक है। यहां पे दिया जा रहा है कि ये जो फोर्स है अपना वो 3 न्यूटन का है, ये फोर्स है अपना 4 न्यूटन का, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो फोर्स है F, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, हमें नहीं पता इसकी क्या वैल्यू है। तो ये जो फोर्स है, ठीक है, इस फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड बताना है एज वेल एज डायरेक्शन भी बताना है कि ये किस डायरेक्शन में लगे और क्या मैग्नीट्यूड हो जिससे कि ये रेस्ट पर रहे, ये मूव ना करे, रेस्ट पर रहे, जिसको आगे आप फिजिक्स की भाषा में आगे पढ़ेंगे। रेस्ट का मतलब हमेशा इक्विलिब्रियम नहीं होता, इक्विलिब्रियम का मतलब हमेशा रेस्ट नहीं होता, मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहे, ये इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। ये बॉडी कैसा रहे, इक्विलिब्रियम, मतलब ये यहीं पे पड़ी रहे, ठीक है, अगर ये पड़ी है तो पड़ी रहे, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे रहे। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो है निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एंड थीटा ऑल्सो, ये थीटा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एंड थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एंड थीटा सो दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो सबसे शॉर्ट और स्मार्ट तरीका है वो क्या हो सकता है। आप मुझे ये बताओ यार कि दो फोर्स तो तुम्हें पता है, देखिए जो एक जो सबसे स्मार्ट तरीका है जो आप सोच सकते थे वो ये है कि अभी आपको पता है कि इसमें दो फोर्स के बारे में हमें पता है, सॉरी ठीक है, दो फोर्स के बारे में हमें पता है, एक फोर्स ये है और दूसरा फोर्स तुम्हारा ये है, दूसरा फोर्स ये है। इन दोनों के बारे में तो हमें पता है ना भाई, और इन दोनों के बारे में क्या पता है, 4 न्यूटन, ठीक है, और इसके बारे में पता है 3 न्यूटन। तो आपको पता है कि इनका रिजल्टेंट कहां जाएगा यार, इनका रिजल्टेंट कहां जाएगा बताओ। पहले तो इनके टेल और टेल, मैंने कहा था कि अगर वेक्टर आप जो भी लेते हो इनको अगर आप ट्रांसलेट करते हो, इनको अगर आप ट्रांसलेट करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आपको बताया था। मतलब इस वेक्टर को आप इधर ट्रांसलेट कर दो ऐसे बिना रोटेट किए हुए, और इसको इधर ट्रांसलेट कर दो तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि ये इधर आ गया, ये 4 न्यूटन है, और ये ऊपर चला गया, ये है 3 न्यूटन। दोनों के टेल और टेल कोइंसाइड हो गए। आप मुझे बताओ कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना आता है सभी बच्चों को, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना आता है बहुत आसानी से। क्या करने वाले हो कि सर ये रिजल्टेंट इसका ये होगा, बिल्कुल, और इनका रिजल्टेंट जो होगा केवल इन दोनों का ये रिजल्टेंट होगा, कितना होगा एफ रिजल्टेंट, वो होगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मानते हो कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 5, तो रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 5 न्यूटन। क्या समझा आपने, कुछ चीता लोग एक्टिव हो गए, उन्होंने आंसर पहले ही दे दिया है। तो वो जो है यहाँ पे 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, तो यहाँ पे इस तरफ जो होगा 5 न्यूटन, बिल्कुल। इन दोनों के वजह से, इन दोनों के वजह से जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के वजह से जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के वजह से
वो इधर है, मानते हो कि नहीं? वो है 5 न्यूटन का फोर्स, और ये जो 5 न्यूटन का फोर्स है वो इस फोर्स को क्या कर रहा है, ये 5 न्यूटन है, जस्ट इसके अपोजिट लगे, तो इधर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है 5 न्यूटन। तो ये जो F है वो कितना होना चाहिए यार, इसको कैंसिल करने के लिए? दोनों एंटी पैरेलल होंगे ना, तो कितना होना चाहिए? F की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 5 न्यूटन, मानते हो कि नहीं? और इसका एंगल अब निकाल सकते हो, क्या होगा? यही तो F होगा, आप जस्ट इसके अपोजिट, यही तो F है, जस्ट इसके अपोजिट, ये F है अपना, ये F है। तो अगर ये थीटा है तो आपको पता है कि ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। तो आप बता सकते हो कि ये किस एंगल से लग रहा होगा, यही थीटा है अपना, तो ये थीटा निकाल लो टैन थीटा से। टैन थीटा क्या हो जाएगा? 3, ये ना अपोजिट साइड 3 अपॉन बेस 4, ये आएगा। ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, बट आप लोगों को मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, और आज के बाद से आपको इसको रट लेना है, इस ट्रायंगल के एंगल को। राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये 5 होगा, सबको पता है। तो 3 के अपोजिट जो एंगल होता है इसमें 37 डिग्री होता है, 4 के अपोजिट वाला 53 होता है। ये हिट एंगल है, और एस सी वर्मा की बुक का फेमस एंगल है। क्योंकि फेमस ये इसलिए है क्योंकि इसने जो है फर्स्ट 3 ट्रिपलेट्स हैं जिन्होंने पाइथागोरस फॉलो किया था, मानते हो कि नहीं? दीज आर द फर्स्ट 3 ट्रिपलेट्स विच फॉलो पाइथागोरस। इन्होंने पहले 3 ट्रिपलेट्स हैं जिन्होंने पाइथागोरस को फॉलो किया, देखो, इसीलिए ये हिट है। तो ये आपको अपने आगे के लिए बैठा लेना है कि आप ये इजीली जो है यहां से बता सकते हो कि थीटा जो होगा वो कितना होगा? 37 डिग्री। तो ये जो फोर्स है F, ये कहां पर लगे? 37 डिग्री पे लगे, और वहां से आप कर सकते हो, ठीक है।